Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। इंपॉर्टेंट सेशन है और आप कह सकते हैं कि आखिरी सेशन है जिसमें हम डिस्कशन कर रहे होंगे, क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे होंगे, टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे होंगे। और इसके बाद कल आपका पेपर है, मतलब परसों 7 फरवरी को और 8 फरवरी को, तो पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है बस इस पे कल चर्चा होगी। इसके अलावा पढ़ाई का सेशन ये आखिरी है। ठीक, काम का सेशन रहेगा। आपकी जो चाइल्ड डेवलपमेंट के अलावा जितने भी टॉपिक्स हैं तो वो आपके 15 नंबर के इसमें कवर हो जाएंगे। बात सही है? तो स्टार्ट करते हैं। और सारे ही टॉपिक्स को इंक्लूड किया है। मिनिमम 10 मार्क्स, मैक्सिमम 15 नंबर। ठीक है जी, स्टार्ट करें आज का सेशन। थोड़े से लेट लतीफ हैं, उस पर चर्चा हम अंत में करेंगे। कई लोगों को कंफ्यूजन है कि आप उतना नहीं आ रहे हो जितना आपको आना चाहिए एंड ऑल जो कि मैं मानती हूँ, है ना, कि हम उतने एक्टिव नहीं रहे हैं इस बार, बट उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, जितने भी सेशंस हुए काम के हुए हैं और प्रीवियस रिकॉर्डेड सेशंस, नोट्स भी पढ़ लोगे, मैंने नोट्स भी लिंक में डलवा दिए हैं फ्री। अगले 2-3 दिन वो भी पढ़ लोगे अच्छे से, बहुत हेल्प हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कुछ 40 सवाल हैं पेडागोजिकल, जो सीटेट का आपका सिलेबस है, पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, सीडीपी का, और इसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे। एडमिट कार्ड आपके आ ही गए हैं। चलिए फटाक से शुरू करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप करते जाएंगे जैसे जैसे आते जाएंगे। पीडीएफ है आपका टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। प्रीवियस पीडीएफ भी रहता है, राहुल याद दिला देना, वो अपलोड कर देंगे। तो ये आपका टेलीग्राम पे इस सेशन का भी पीडीएफ विद आंसर्स मिल जाएगा आपको। इसके अलावा नोट्स भी आपको मिल ही जाएंगे। आते हैं, शुरू करते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्या कहना चाहता है कवि, पहले ही सवाल में फटाक से देखिएगा। अगर ये सेशन आप ठीक से समझ रहे हैं, आप ये मान लीजिए कि आपके नंबर 15 नंबर पूरे रिवाइज्ड हैं और सारे टॉपिक कवर्ड हैं। ठीक है, चलिए खैर समझते हैं। पुराने सारे मैराथन देखने बस बात बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। कोई सिलेबस चेंज नहीं हुआ है आपका, है ना। जितना नीडेड है उससे ज्यादा है चैनल पे पढ़ने के लिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, पोल में जवाब देंगे आप। A student after performing poorly in mathematics, एक बच्चा है जिसने खराब प्रदर्शन किया है गणित में, उसके बाद reflects that she does not understand word problems because she rushes through them। एक बच्ची है जिसने मैथ्स में खराब परफॉर्म किया, खराब प्रदर्शन आया, उसने कोई टेस्ट दिया, पेपर हुआ, उसमें देखा मैथ्स में अच्छा परफॉर्म नहीं किया। उसने रिफ्लेक्ट किया, चिंतन किया, मनन किया कि यार मेरे साथ प्रॉब्लम यह है कि जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं उनको समझने में मैं जल्दीबाजी कर देती हूं, पढ़ के उनको सॉल्व करने में, इसके चक्कर में वो गलत हो जाती हैं। बात सही है। इन द नेक्स्ट टेस्ट शी कॉन्शियसली स्लोज डाउन एंड अंडरलाइंस की इंफॉर्मेशन बिफोर सॉल्विंग। अब जब अगला टेस्ट होता है क्लास टेस्ट, तो वो कॉन्शियसली चेतन रूप से ध्यान रख करके इस चीज का स्लो डाउन करती है, धीमे पढ़ती है, पहले समझती है की इंफॉर्मेशन को, प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले कि सवाल कहना क्या चाहता है। ऐसा आपके साथ भी होता होगा कि आप सवाल को जल्दीबाजी में पढ़ के सॉल्व कर दे रहे हैं, लास्ट का कोई वर्ड ही नहीं देखा कि नॉट लिखा था या क्या पूछा था पढ़ के समझ नहीं पाए। ये मैं आपको बहुत बार कहती भी हूं कि अगर आपने क्वेश्चन को पेडागोजी के ठीक से पढ़ के समझ लिया, 50% काम आपका वहीं हो गया, है ना। कई लोग कहते हैं जब आप कराते हो सवाल तो हो जाता है, खुद से करते हैं तो नहीं होता। इसके दो ही मतलब है कि या तो आप पढ़ के समझ नहीं पा रहे हैं सवाल को, और इसका एक और मतलब क्या हो सकता है, जो दूसरा मतलब है कि आपने प्रैक्टिस कम की है ना, कि यहां सवाल हो जा रहे हैं और खुद से नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब प्रैक्टिस में कमी है और आप पढ़ के समझ नहीं पा रहे हैं। पढ़ के नहीं समझ पा रहे हैं, उसमें प्रैक्टिस की कमी भी शामिल है। चलिए खैर आते हैं, समझते हैं। दिस बिहेवियर बेस्ट इलस्ट्रेट्स, क्या इलस्ट्रेट करता है ये व्यवहार, कि गणित में खराब प्रदर्शन करने के बाद एक छात्रा को एहसास होता है कि वह शाब्दिक प्रश्नों को इसलिए नहीं समझ पाती, जो वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं होते कि भाई इतने आम थे, इतने एप्पल थे, ये ऐसे, इसका 2x हुआ, इसके पिताजी की आयु इतनी है, इसकी आयु x है, इसकी 2x होगी। तो वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है। बच्ची ने क्या किया, रिफ्लेक्ट किया और अगली बार स्लो डाउन करके देखा क्या कर सकते हैं। 80% लोग सही जवाब इसमें दे रहे हैं। दिस बिहेवियर बेस्ट इलस्ट्रेट्स मेटा कॉग्निटिव रेगुलेशन। ये जो रिफ्लेक्ट करना है, चिंतन मनन, रिव्यू, रीप्लान, ये सब जो करना है, ये आपकी मेटा कॉग्निटिव स्किल्स में आता है। रिहर्सल तो जस्ट वो है, रिवीजन टाइप है ना। रिहर्स कर रहे हैं आप, कुछ बोलने से पहले कोई नंबर याद कर रहे हैं तो मेमोरी में रिहर्सल काम आता है कि आप रिवाइज कर रहे हैं किसी चीज को। एलैबोरेशन, इलैबोरेट का विस्तारण करना, विस्तारण नहीं है यहाँ पे, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के नए तरीके को अपनाने की बात की गई है। रिफ्लेक्ट किया गया है जो एक्सपीरियंस हुआ है और उसको आगे कैसे बेटर करना है उस पर बात हुई है। तो स्कैफोल्डिंग में तो कोई और हेल्प देगा वो होगा। तो मेटा कॉग्निटिव रेगुलेशन या परासंज्ञानात्मक विनियमन है, यानी आप अपनी लर्निंग को मैनेज कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो मेटाकॉग्निशन के माध्यम से। ठीक है जी। मेटाकॉग्निशन क्या होता है,
आप एक स्ट्रेटेजी बना रहे हो अपनी लर्निंग में सुधार की, कि एक बच्चे को समझ आता है कि वो जहां बैठता है वहां वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, तो वो सीटिंग चेंज कर देता है। ये सवाल आया हुआ है पिछली बार। तो रिव्यू करना, रिफ्लेक्ट करना, यानी चिंतन मनन करना, प्लान करना, स्ट्रेटेजाइज करना, स्ट्रेटेजी बनाना कि भाई मैं ये वाला, जैसे आप पेपर सॉल्व करने जाएंगे तो कल हम एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि आप पेपर सॉल्व करें तो इन इन चीजों का ध्यान रखें। तो आपको पहले से पता होगा, आपने सोचा हुआ है कि मुझे ये वाला सेक्शन पहले करना है। यार ये नया माइक मंगाओ, ये केबल बहुत ज्यादा उलझी रहती है, पूरी बैंड बज गई है। चलिएगा, हाँ, तो ये सब मेटाकॉग्निशन का पार्ट है कि आप प्लान करते हैं, रिव्यू करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, स्ट्रेटेजाइज करते हैं, एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि कहाँ कमी रह गई, कैसे सुधारें अगली बार के लिए। तो ये थर्ड ऑप्शन है, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, या आपकी अवेयरनेस अबाउट योर ओन इमोशंस, योर ओन थिंकिंग, ये सब मेटाकॉग्निशन में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा और बताइएगा कि क्या कहना चाहता है कवि सवाल नंबर 2 में। While solving a complex word problem, a teacher asks students to explain each step aloud and relate the problem to similar situations solved earlier. ऐसा होता नहीं है कि मेटाकॉग्निशन पे एक सवाल ना है, एक एक टॉपिक जो भी हम कर रहे हैं, एक एक सवाल 100% क्वेश्चन आता ही है। सीटेट सिलेबस में छोड़ता नहीं है एक भी सवाल, पूरे सिलेबस से कवर होते हैं सवाल, समझ रहे हो। तो अगर हम देखें, एक जटिल शब्द समस्या को हल करते समय शिक्षक छात्रों से प्रत्येक चरण को जोर से समझाने और समस्या को पहले हल की गई समान स्थितियों से जोड़ने के लिए कहता है कि पहले उस तरह की प्रॉब्लम अगर कोई सॉल्व की है सिमिलर, तो उससे जोड़ के इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर लो जो करंट प्रॉब्लम है। दिस इंस्ट्रक्शन अप्रोच प्रीमैरिली स्ट्रेंथन्स, क्या है ये रणनीति, किस चीज को बढ़ावा देती है, बताओ। कोई बात नहीं, तैयारी ज्यादा अच्छी नहीं है, बिल्कुल बेकार, फिर भी पेपर देके आओ, पेपर नहीं छोड़ना है, सीटेट नहीं छोड़ना है, कोई अटेम्प्ट काउंट नहीं हो रहा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये सिर्फ नोट्स पढ़ जाओ, मैंने कमेंट्स में पिन किए हुए हैं, फ्री नोट्स हैं, ये पढ़ के भी पेपर देने चले जाओ। क्वालिफाइंग एग्जाम है, यू नेवर नो, और आप दिमाग से खाली नहीं हो, ये मत सोचो ब्लैंक स्लेट नहीं हो आप, ठीक है। खराब एग्जाम, खराब तैयारी में पेपर देने जाओ, साल भर बाद पेपर आएगा तो आपका चांस मिस हो चुका होगा। देखो, एफर्ट करके फेल होना अच्छी बात होती है, बिना एफर्ट करे ही हार मान लेने से, समझ रहे हो, अंत तक लड़ना होता है। कर्ण को नहीं देखा महाभारत में, एनीवे आ जाओ। दिस इंस्ट्रक्शनल अप्रोच प्रीमैरिली स्ट्रेंथन्स, क्या ये शिक्षण पद्धति किसको सुदृढ़ करती है, फंक्शनल फिक्सनेस एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग को। देखिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे एक क्वेश्चन आता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में ये नेगेटिव है, फंक्शनल फिक्सनेस बाधा बनता है, कन्वर्जेंट थिंकिंग बाधा बनती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग चाहिए और फंक्शनल फिक्सनेस नहीं चाहिए, नेगेटिव है ये। बिलीफ, परसेवरेंस एंड इंट्यूटिव थिंकिंग, विश्वास, दृढ़ता और सहज सोच। हाँ, इंट्यूटिव थिंकिंग अच्छी होती है, बट बिलीफ, परसेवरेंस ये है कि वो एक ही चीज पे आप लगे हुए हो, ये मेंटल सेट जैसा होता है, तो ये प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्योंकि आपको कई बार स्ट्रेटजी बदलने की जरूरत होती है, ना कि अपने एक बिलीफ पे अडिग रहने की, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है ना, यहाँ पे रिजिडिटी आ जाती है बिलीफ परसेवरेंस में। वर्बलाइजेशन एंड एनालॉजिकल थिंकिंग, ये बात एकदम सही है कि बच्चा जब बोल बोल के किसी चीज का समाधान सोचने की कोशिश करेगा, और जैसा उसने किसी और सेम सिचुएशन में जिस चिंतन का इस्तेमाल किया होगा, जिसको एनालॉजिकल थिंकिंग कहते हैं, कि आपने पहले भी उस तरह की कोई सिमिलर प्रॉब्लम सॉल्व की है, तो जो एलिमेंट्स वहां कॉमन थे उनको यहां पे यूज कर लिया, और साथ में कुछ और नई प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी लगाने की कोशिश की, कुछ नया भी सोचा। ट्रायल एंड एरर एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग नहीं चलेगा। ये सिमिलर प्रॉब्लम, ट्रायल एंड एरर में तो सिमिलर प्रॉब्लम नहीं होती, वो तो आप रैंडम एफर्ट कर रहे होते हैं ट्रायल एंड एरर में, समझ रहे हो, कि ऐसे ही रैंडम एफर्ट मार रहे हैं, अक्कड़ बक्कड़ में वो हो जाता है वो कई बार। तो वर्बलाइजेशन एंड एनालॉजिकल थिंकिंग ये हेल्पफुल होती है आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग में, वहीं फंक्शनल फिक्सनेस और मेंटल सेट नेगेटिव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रेटेजीज, यानी अच्छी अधिगम तकनीक का कौन सा एक उदाहरण है इन 4 ऑप्शंस में से, 5 ऑप्शंस में से। तो पहला है सेटिंग गोल्स एंड टाइम टेबल्स, लक्ष्य बनाना, एक टाइम टेबल बनाना, गोल्स, भाई मेरे को तो 140 लेके आने, 130 लेके आने, या मुझे पेपर पास करना है, उस हिसाब से टाइम टेबल बनाना, बात तो सही है। इसमें क्या होगा, लर्निंग की इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजी है ये, कि आपने एक टाइम टेबल बनाया, एक गोल सेट किया, बात सही है। मेकिंग ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स एंड कॉन्सेप्ट मैप्स, यानी ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स बनाना, कॉन्सेप्ट मैप बनाना, फ्लो चार्ट बनाना, उससे भी अंडरस्टैंडिंग या समझने में चीजें आसानी होती है, याद करने का या सीखने का इफेक्टिव तरीका है चीजों को समझने का, बिल्कुल सही बात है। थिंकिंग ऑफ एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स के बारे में सोचना और नॉन एग्जाम्पल्स, गैर उदाहरण और उदाहरण दोनों के बारे में सोचना। देखिए, एग्जाम्पल और नॉन एग्जाम्पल दोनों अच्छे होते हैं, एक क्वेश्चन आता ही है इस पे। एग्जाम्पल और नॉन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है किसी चीज को जो क्लियरली क्लैरिफाई करे, नॉन एग्जाम्पल है जो इनडायरेक्टली उस चीज का कॉन्ट्रास्ट प्रेजेंट करके उसको क्लियर करे। जैसे हम कहें मेटल्स का उदाहरण है लोहा, गोल्ड, वॉटएवर, कि ये धातु हैं, वहीं हम एक प्लास्टिक का पेन दिखा रहे कहीं भाई ये नॉन मेटल है, ये मेटल नहीं है तो प्लास्टिक है, तो इससे क्लियर हो गया क्या मेटल नहीं है।
जब आप बर्ड्स का उदाहरण दे रहे हैं और आपने कहा हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन बर्ड्स में नहीं आता, तो आपको क्लैरिटी होगी उस कॉन्सेप्ट के बारे में एक नॉन एग्जाम्पल से जो उसके बारे में नहीं है। ठीक है जी। एक्सप्लेनिंग टू अ पीयर, ये एक अच्छी स्ट्रेटजी है कि आप अपने दोस्त को समझा रहे हैं, अपने हम उम्र को समझा रहे हैं कि भाई ये वाला टॉपिक ऐसे होता है, इसको आपने पियाजे का सारा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिया, आपकी भी अच्छा रिवीजन हो जाएगा, है ना। कहा जाता है ना, टू टीच इज टू लर्न ट्वाइस। बात सही है। सेल्फ क्वेश्चनिंग यानी खुद से सवाल पूछना, बिल्कुल सही है। आप अपने आप को क्लियर करने के लिए, अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए, तो पांचों बातें सही है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि कोई भी चीज एक नेगेटिव नहीं है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में हिंड्रेंस बनेगी या अच्छी तरह से लर्निंग में, इफेक्टिव लर्निंग में, प्रभावी अधिगम में प्रॉब्लम बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 फटाक से समझेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि असर्शन है और रीजन है। क्या है स्टेटमेंट? इन एशियन कल्चर्स विच स्ट्रेस सोशल हार्मनी एक्सप्रेशंस ऑफ एंगर आर डिस्करेज्ड एंड शेम इज एनकरेज्ड। यानी जो एशियाई संस्कृति हैं, जैसे भारत हो गया, जापान है, चाइना है, जो एशियन कंट्रीज हैं, यहाँ पे जो कल्चर है वो सामाजिक सद्भावना का है कि सोशल हार्मनी बनी रहे। क्रोध की अभिव्यक्ति को बुरा माना जाता है, हतोत्साहित किया जाता है कि गुस्सा नहीं करना है ना। और शर्म को प्रोत्साहित किया जाता है कि यार शर्म करो, अपने से बड़ों से कैसे बात कर रहे हो, है ना। या फिर सब में भाईचारा रहे, इसलिए अपना एंगर को पी जाओ, है ना, गुस्सा नहीं करना है। तो एंगर भी एक इमोशन है। तो एशियन कल्चर्स में क्या है, हम कहते हैं भाई गुस्सा एक्सप्रेस नहीं करना, शेम को बहुत फोकस करते हैं। वहीं अगर हम देखें तो ये सारे भी इमोशंस हैं, इनको भी एक्सप्रेस किया जाना चाहिए। तो ये बात तो सही है कि एशियन कल्चर्स में, क्योंकि हम सोशल हार्मनी की बहुत ज्यादा बात करते हैं, तो ये चीज है कि एंगर को शेम किया जाता है, या एंगर को कम डिस्करेज करते हैं, हतोत्साहित करते हैं, और शेम को एनकरेज करते हैं। रीजन क्या है? इमोशंस आर सब्जेक्टिव एंड डू नॉट प्ले एनी रोल इन लर्निंग। देखिए कॉग्निशन और इमोशन जो है जुड़े हुए हैं, इंटरट्वाइंड हैं। जब तक बात किसकी ना आ जाए, ज़ोंक की ना आ जाए। आपका दिमाग और दिल यानी आपके इमोशंस, आपकी थिंकिंग और आपके इमोशंस एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अगर पॉजिटिव इमोशंस होंगे बच्चा अच्छा सीखेगा। तो ये कहना तो गलत है कि भावनाएं तो सब्जेक्टिव होती हैं, यहां तक ठीक था, लेकिन कोई रोल प्ले नहीं करती, ये नहीं कह सकते। लर्निंग में रोल प्ले करते हैं बच्चे के इमोशंस। अगर बच्चा बहुत ही दुख में है, उसके जीवन में कोई घटना घट गई है, किसी एक पेरेंट की डेथ हो गई है, कोई ट्रॉमेटाइजिंग इवेंट हो गया है, तो उसकी लर्निंग पे प्रभाव पड़ेगा उस चीज का। या सेक्सुअल अब्यूज हुआ है बच्चे के साथ, या फिर वो एंग्री है, या फिर वो बहुत फियर में है, या फिर वो एक डिस्गस्ट, कोई भी नेगेटिव इमोशन अगर वो फील कर रहा है तो उसका प्रभाव पड़ेगा नेगेटिव। ठीक है ना। तो ये बात सही है फर्स्ट कि ऐसा होता है, लेकिन आर इज नॉट द राइट थिंग। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, जो कि आप लोग 69% लोग सही जवाब दे भी रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी बात पे और क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं। ये क्या कहता है? आ टीचर आस्क्स स्टूडेंट्स टू मेंटेन अ लर्निंग जर्नल वेयर दे नोट। एक शिक्षक है जो छात्रों को एक अधिगम डायरी रखने के लिए कहता है जिसमें वे निम्नलिखित बातें नोट करेंगे। क्या नोट करेंगे? फर्स्ट है व्हाट दे अंडरस्टैंड, यानी उनको क्या समझ में आया जब टीचर ने पढ़ाया। तो व्हाट कंफ्यूज्ड देम, यानी उनको कंफ्यूजन किस चीज में हुई जो पढ़ाया गया है उस टॉपिक में, कंफ्यूजन कहां है उनको। एंड हाउ दे प्लान टू इंप्रूव, और जहां कंफ्यूजन है उसको इंप्रूव करने का, उस कंफ्यूजन को दूर करने का क्या प्लान है उनके पास, कि वो अपने दोस्त से पूछेंगे, टीचर से आके एक्स्ट्रा पीरियड में पूछेंगे, है ना, या टीचर्स रूम में जाकर के पूछेंगे, ट्यूशन टीचर से पूछने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, है ना। ट्यूशन टीचर, हालांकि ट्यूशन कोई बहुत लीगल चीज नहीं है स्कूल टीचर के लिए, ठीक है ना। तो उन्हें क्या समझ आया, स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल टीचर के लिए, उन्हें क्या समझ आया ये नोट करेंगे, एक डायरी बनाएंगे जिसमें कि क्या सीखा हमने इस चैप्टर से, क्या समझ नहीं आया ये लिखेंगे, और आगे सुधार की क्या योजना है ये लिखेंगे। अब आप देख रहे हो प्लानिंग, स्ट्रेटेजाइजिंग, रिफ्लेक्टिंग, तीनों चीजें हो रही हैं। जब उनको समझ में क्या आया तो मतलब रिफ्लेक्ट करेंगे बच्चे, चिंतन करेंगे कि क्या सीखा आज मैंने। ठीक है। कंफ्यूज किस चीज ने किया, तो वो रिव्यू कर रहे हैं। ठीक। हाउ दे प्लान टू इंप्रूव, प्लानिंग में तो डायरेक्ट जो स्ट्रेटेजाइजिंग है वो यहां आ जाएगा कि स्ट्रेटेजी क्या है आगे की। दिस प्रैक्टिस प्राइमरीली डेवलप्स, क्या डेवलप होगा इससे? सिंपल जवाब है मेटा कॉग्निटिव अवेयरनेस बच्चे में डेवलप होगी। वो अपनी ही थिंकिंग पे सोच पाएगा, रिफ्लेक्ट कर पाएगा, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, अवेयरनेस अबाउट अवेयरनेस, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपनी थिंकिंग के प्रति अवेयरनेस आएगी बच्चे में। बात सही है कि नहीं? ये कोई बिहेवियरिस्टिक रीइंफोर्स, निमोनिक स्ट्रेटजीज याद रखने के लिए होती हैं, जैसे हमने पियाजे के PCSE जो 4 डेवलपमेंट के टाइप्स हैं वो याद किए हुए हैं। SPCF पियाजे के शॉर्ट फॉर्म्स जो हमने बनाए हुए हैं वो निमोनिक है, याद रखने की टेक्निक्स है, मेमोरी की टेक्निक्स है, ना कि ये सब है। सोशल लर्निंग यहाँ कोई ग्रुप में सीखने की बात तो हुई नहीं है। तो
तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। क्या कहता है छठा सवाल? ये कहता है, असर्शन है एक तरफ, यानी कथन है, टीचर्स शुड आस्क स्टूडेंट्स टू आइडेंटिफाई देयर ओन एग्जांपल्स एंड नॉन एग्जांपल्स ऑफ द कॉन्सेप्ट फॉर स्ट्रेंथनिंग द कॉन्सेप्ट। यानी शिक्षकों को संकल्पना या फिर संप्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट को मजबूत करने के लिए विद्यार्थियों को अपने स्वयं के संकल्पना के उदाहरण और गैर उदाहरणों की पहचान करने के लिए कहना चाहिए। क्या आपने मान लीजिए बर्ड्स के बारे में पढ़ा है, तो आपने कहा बच्चों को कि खुद से सोचेंगे बर्ड्स का एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है और क्या क्या नॉन एग्जाम्पल है बर्ड्स का या पक्षियों का। तो बच्चे खुद बताने लग गए कि ये बर्ड्स में आते हैं, ये बर्ड्स में नहीं आते हैं। वो खुद से सोच रहे हैं इस बात पे अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। तो एग्जाम्पल और नॉन एग्जाम्पल हमने क्या बात की थी? अच्छी बात है, अच्छी चीज है, सीखने में हेल्पफुल होते हैं एग्जाम्पल भी और नॉन एग्जाम्पल भी। एग्जाम्पल जो डायरेक्टली उस बात को क्लियर करे, नॉन एग्जाम्पल जो इनडायरेक्टली उस चीज को क्लियर कर ले, कॉन्ट्रास्ट दिखा करके। जैसे अगर मैं कहूं कि रेड कलर ऐसा दिखता है और मैं साथ में आपको ब्लू कलर दिखाऊं कि ये रेड नहीं है, कॉन्ट्रास्ट है। तो एग्जाम्पल जो डायरेक्ट उस चीज को क्लैरिफाई कर रहा है और नॉन एग्जाम्पल जो इनडायरेक्टली उसको क्लियर कर रहा है, कंट्रास्ट दिखा करके। बात सही है। रीजन क्या है इसका? थिंकिंग ऑफ एग्जाम्पल्स लीड्स टू स्ट्रेंथनिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट व्हाइल नॉन एग्जाम्पल्स टेंड टू कंफ्यूज द स्टूडेंट्स। यानी अगर आप एग्जाम्पल के बारे में सोच रहे हैं तो एग्जाम्पल सोचने में बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और नॉन एग्जाम्पल से कंफ्यूजन दूर होगी। दोनों बातें सही है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन में गिवन है। फर्स्ट क्यों दे रहे हो आप लोग? आर क्यों गलत है भाई? टीचर शुड आस्क स्टूडेंट्स टू आइडेंटिफाई देयर ओन एग्जांपल्स एंड नॉन एग्जांपल्स ऑफ द कॉन्सेप्ट फॉर स्ट्रेंथनिंग द कॉन्सेप्ट, सही है। थिंकिंग ऑफ एग्जांपल्स लीड्स टू स्ट्रेंथनिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट व्हाइल नॉन एग्जांपल्स टेंड टू कंफ्यूज। या राइट। यहां पे इन्होंने गड़बड़ कर दी, आपने ध्यान से पढ़ा, मैंने नहीं पढ़ा। नॉन एग्जांपल्स टेंड टू कंफ्यूज द स्टूडेंट्स, नहीं भाई, नॉन एग्जांपल पॉजिटिव वर्ड है, अच्छी चीज है। नॉन एग्जांपल कंफ्यूज नहीं करेगा, क्लियर करेगा। तो ए तो सही है बट आर इज फॉल्स, जो कि आप लोग सही जवाब दे भी रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर। बात सही है। जो लोग कह रहे हैं डर लग रहा है, पेपर होगा नहीं होगा, ये सब छोड़ दीजिए। जो आपके हाथ में वो है, आप पेपर देने जाएं, काम करें, पढ़ लें, रिवाइज कर लें। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। अब बाकी आपको पता ही है ना, नेचुरल है। पेपर से पहले डर नहीं लग रहा है, इसका मतलब या तो जरूरत से ज्यादा पढ़ लिए हैं या फिर बिल्कुल नहीं पढ़े हैं। ठीक है ना? तो वो सबको थोड़ा थोड़ा डर लगता ही है, इवन बहुत तैयारी वालों को भी लगता है। ठीक, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। और ये तो शुरुआत है, इसके बाद भी तो पेपर देने हैं, अभी तो कहानी शुरू हुई है, पार्टी शुरू हुई है अभी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। एनी पेडागोजी विच कंसिडर्स सब्जेक्ट मैटर, अभी तो जीवन के बहुत सारे एग्जाम्स देने हैं आपको, आंसू तो वहां निकलेंगे। देखिए एक बार, एनी पेडागोजी विच कंसिडर्स सब्जेक्ट मैटर एज एन एंड इन इटसेल्फ इज लाइकली टू यील्ड डैश अमॉन्ग स्टूडेंट्स। यानी कोई भी अध्यापन या कोई भी पेडागोजी या कोई भी पढ़ाने की टेक्निक जो विषय वस्तु को अपने आप में एक अंत मानता है, यानी जो पढ़ा दिया है, जो कंटेंट है, जो सिलेबस है, वही फाइनल है, इसके बाहर कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर ऐसा आपकी जो कंटेंट स्टडी है या पेडागोजी है, टीचर का मेथड ये मानता है, तो वो विद्यार्थियों के बीच क्या पैदा कर सकता है कि जो टेक्स्ट बुक है वही फाइनल है, जो कंटेंट है वही फाइनल है, इसके बाहर कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए ये आपके पेपर के लिए ठीक है, क्योंकि आपका पेपर एक लिमिटेड सिलेबस देता है और जो पेपर है वो कॉम्पिटिटिव है एंड ऑल, बट नॉर्मल केस में ये बहुत अच्छा पेडागोजिकल तरीका नहीं है कि आप बस इतना पढ़ लो। मैं तो आपको कह देती हूँ, नोट्स दिए हुए 30 में से 30 आ जाएंगे उसी से, फ्री नोट्स हैं, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और भी सब्जेक्ट के नोट्स आए हुए हैं, है ना। 15 में से 10 कम से कम आ जाएंगे इंग्लिश पेडागोजी में, हिंदी में 10 कम से कम आ जाएंगे, सिर्फ इन्हीं नोट्स को पढ़ने से। ज्यादा बड़े नोट्स भी नहीं है, 10-10 पेज के हिंदी इंग्लिश पेडागोजी के, और आपके इसके 50 पेज के होंगे सीडीपी के। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि ये पेडागोजिकली बहुत अच्छा तरीका बाद में नहीं है, जब आप बच्चों को सिखा रहे हैं, क्योंकि उनको एक्सप्लोर कराना है आपको। यहां पे आप कह रहे हैं बस इतना पढ़ लो, सब्जेक्ट मैटर लिमिट कर दिया आपने, तो बच्चे की थिंकिंग जो वो दिशाओं में सोच सकता था, डिस्कवर कर सकता था, उसका मौका ही नहीं दिया आपने। तो इससे क्या होगा? एप्रिसिएशन फॉर मास्टरी, मास्टरी पे ध्यान थोड़ी, आपने तो कंटेंट सब्जेक्ट मैटर लिमिटेड कर दिया। ठीक है ना। डिजायर फॉर इनोवेशन, क्यों करेंगे वो इनोवेट जब उनको पता है ये 4 चैप्टर है, ये पढ़ के चले जाओ पेपर में, बस इसी से आएगा, बाहर से कुछ नहीं आएगा। मोटिवेशन टू लर्न, क्यों आएगी मोटिवेशन टू लर्न? उतना ही पढ़ेगा वो जितना जरूरी है। रेजिस्टेंस टू एक्सप्लोर, जब आप कंटेंट को या सामग्री को, विषय वस्तु को लिमिट कर देते हैं चैप्टर्स में, या कंटेंट को लिमिट कर देते हैं, बस इतना ही पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ जाओ, इसके बाहर कुछ नहीं पढ़ना, तो क्या होगा? फिर आप एक्सप्लोर नहीं करेंगे। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात नहीं हो रही, बट बच्चे को अगर आपने बचपन से यही आदत डाल दी कि हमारी टीचर तो प्री बोर्ड से पहले या पेपर से पहले कुछ 50 सवाल इंपॉर्टेंट करा देती है, उतना ही करना होता है, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, तो बच्चा एक्सप्लोर नहीं करेगा। रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगी, प्रतिरोध डेवलप हो जाएगा एक्सप्लोरेशन के प्रति। जबकि बच्चे को हर दिशा में सोचना आना चाहिए, वो इंटरनेट की भी सहायता ले, वो एक्स्ट्रा किताबें पढ़े, वो अपने प्लेजर के लिए कोई किताब पढ़े, एक्सटेंसिव रीडिंग जिसको कहते हैं, है ना, एक्सप्लोर करना आना चाहिए। वो मम्मी पापा से पूछे, इतिहास जरूरी नहीं है ना वो किताबों से ही पढ़ेगा, अपनी दादी से पूछे कुछ,
कि उस समय क्या रहता था, कौन से सिक्के चलते थे, ठीक है। तो रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा, यानी एक रुकावट आ जाएगी एक्सप्लोरेशन के प्रति, अगर हम सिर्फ सब्जेक्ट मैटर तक ही सीमित रखेंगे बच्चे को। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, जीवन से भी जोड़ना है ना अधिगम को, एक्सप्लोर कराना है बच्चे को। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एट्रीब्यूशंस फॉर फेलियर ऑन अ टास्क। एट्रीब्यूशंस का मतलब है कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो रही है, फैक्टर्स की बात हो रही है। सेट ऑफ फैक्टर्स फॉर फेलियर ऑन अ टास्क इज लाइकली टू मोटिवेट अ स्टूडेंट फॉर फ्यूचर अटेम्प्ट्स। किसी कार्य में विफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन से आरोपण में एक विद्यार्थी को भविष्य के प्रयासों से प्रेरित करने की संभावना है। यानी फेल हुआ है बच्चा, बट इस फेलियर का ठीकरा किस पे फोड़ा है आपने, इस पे डिपेंड करेगा कि बच्चा आगे प्रयास करेगा या छोड़ देगा तैयारी। यानी एट्रीब्यूशन फॉर फेलियर, यानी जब आप फेल होते हैं, फेल होना जीवन में एकदम निश्चित बात है, हमेशा हर जगह कोई सफल नहीं होता, और ऐसे लोग एक जगह भी असफल हो जाते हैं, मुश्किल हो जाता है उनका जीना, कई बार जीवन तक त्याग देते हैं, क्योंकि आदत हो गई थी बस जीतने की हर जगह, समझ रहे हो। तो अगर आप देखेंगे यहां, तो जब आप फेल हो रहे हैं तो वो एट्रीब्यूट किस पे कर रहे हैं कि क्यों हुआ ऐसा, ब्लेम किस पे कर रहे हैं, या ब्लेम भी सही शब्द नहीं है, कि वो बात किस पे डाल रहे हैं। अगर आप सही जगह वो एट्रीब्यूट कर रहे होंगे, उस चीज को सही जगह क्रेडिट दे रहे होंगे, तो आप दोबारा ट्राई करेंगे, नहीं तो आप नहीं करेंगे। तो कौन सा तरीका एट्रीब्यूशन सही है। पहला है आई एम नॉट इंटेलिजेंट एंड इंटेलिजेंस इज फिक्स्ड। यदि आप बच्चा ये मान ले कि इंटेलिजेंस फिक्स होती है और मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं, तो फिर वो अगली बार ट्राई नहीं करेगा, क्योंकि इंटेलिजेंस तो फिक्स है, अब क्या करे बेचारा। जबकि इंटेलिजेंस को आपको क्या मानना है, फ्लेक्सिबल मानना है, या हम कहें एबिलिटी इंक्रीमेंटल होती है, हम ये मान के चलते हैं पेडागोजी में, जो कि है भी, ह्यूमंस में पोटेंशियल होता है, आप जो चाहे सीख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, फिक्स नहीं है। इंटेलिजेंस या एबिलिटी को फिक्स नहीं मानना है, इंक्रीमेंटल मानना है, यानी इंक्रीमेंट हो सकता है, बढ़ सकती है ना, बढ़ोतरी संभव है, बच्चा सीख सकता है। अगर आप एज अ टीचर ही ये मान लेंगे कि नहीं इसको तो जितना आता है इतना ही आएगा, तो मामला खराब है फिर। ऑप्शन 2 क्या है, आई डिडंट पुट इनफ एफर्ट दिस टाइम ऑल्दो आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग सो। यार मैंने इस बार पर्याप्त प्रयास नहीं किया, हालांकि मैं ऐसा करने में सक्षम हूं। अगर आप खुद से सच बोलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपने जितने एफर्ट की जरूरत थी उतना एफर्ट किया नहीं है। जब आप फेलियर का एट्रीब्यूशन या ठीकरा अपने एक्शंस पे या ऐसी चीजों पे फोड़ेंगे जो कंट्रोलेबल हैं, जैसे कोई ये कहे पेपर बहुत खराब आ गया, या अब क्या करूं, अब तो टाइम नहीं है, ये वो बेकार की चीजें हैं। आपको ही देखना आप क्या कर सकते हैं, है ना। तो यहां पे सिंपल है कि बच्चा अगर अपने एफर्ट को तो बढ़ाया जा सकता है ना, फोकस्ड है, तो वो अगली बार मेहनत कर लेगा। टीचर वॉज बायस्ड टुवर्ड्स मी एंड आई कांट चेंज हर परसेप्शन अबाउट मी। ये आपने बहुत बार देखा होगा, ये कई बार हो सकता है किसी केस में कि ऐसा हो, बट ये आपके कंट्रोल में नहीं है। और आप अगर बहुत बेहतर हैं तो कोई कितना भी बायस होगा, मतलब आपके हाथ में क्या है, आपका एफर्ट। तो बच्चे का फेलियर का एट्रीब्यूशन ये नहीं होना चाहिए, अरे पैनल में कोई और बैठ गया था, है ना, मेरे ही कॉपी गलत चेक हो गई थी, फलाना हो गया था, मेरे ही जीवन में मुश्किलें थी, है ना। होंगी, हो सकता है आपके जीवन में एक्चुअली मुश्किलें हो, बट फर्क किसी को पड़ता नहीं है, ठीक। तो मैंने इस बार पर्याप्त प्रयास नहीं किया, आप तो इस बात पर फोकस करिए कि अगली बार मैं पर्याप्त प्रयास करूंगा तो सीख जाऊंगा। लेकिन अगर आप ये कहेंगे तो टीचर थोड़ी बदल देंगे आप अगली बार। दिस पर्टिकुलर एग्जाम फॉल्स ऑन ट्यूसडे एंड ट्यूसडे इज माई अनलकी डे। ये फालतू बातों से दूर रहना है कि भैया ट्यूसडे को ये पेपर होता है और ट्यूसडे तो मेरे लिए बहुत अनलकी है, या फलाना दिन तो मेरे लिए बहुत अनलकी है, बिल्ली ने रास्ता काट दिया था, पेपर देने जा रहा था या जा रही थी, इसलिए गड़बड़ हो गई, पता नहीं किसकी शक्ल देख ली थी सुबह। ये सब सुनते हैं ना हम लोग आसपास, सब फालतू चीजें हैं, यूजलेस चीजें हैं सीखने के लिए। सीखने में काम का ये है कि आप क्या कर सकते हैं, आप अपने एफर्ट पे फोकस करेंगे तभी आप वो बढ़ा पाएंगे, अदरवाइज बाकी सब कचरा है, ठीक। तो फेलियर का एट्रीब्यूशन कोचिंग पे, किताब पे, घर वालों पे, इन सब पे ना डाल के आप देखिए कि अगली बार आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चे को वो एक इंक्रीमेंटल एबिलिटी की तरफ हमें रखना है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्या है भाई असर्शन, इट इज एडवाइजेबल नॉट टू रिलाई ऑन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट व्हाइल कंडक्टिंग असेसमेंट फॉर लर्निंग। ऐसा उपयुक्त माना जाता है कि अधिगम के लिए आकलन करते समय मानकीकृत परीक्षणों पर निर्भर नहीं करना चाहिए। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट जिसमें क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट और आपका क्या कहते हैं उसको, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, एनआरटी, क्राइटेरियन और एनआरटी। तो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट जो है बड़ी पॉपुलेशन के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। असेसमेंट फॉर लर्निंग के लिए ये सही नहीं है, ये बात सही है, क्योंकि इनमें इंप्रूवमेंट की गुंजाइश नहीं है। भाई मॉक टेस्ट आप दे रहे हैं वो असेसमेंट फॉर लर्निंग है, ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होगा, जैसे अभी आप दे रहे हैं। पेपर फाइनल देके आ गए, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है फॉर लर्निंग की, वो तो ऑफ लर्निंग है। तो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट तो ऑफ लर्निंग के लिए होते हैं, फाइनल एक डिसीजन मेकिंग के लिए होते हैं, ना कि फॉर लर्निंग के लिए। कोई इंप्रूवमेंट की गुंजाइश नहीं होती इनमें। रीजन क्या है, तो ये बात सही है, ये बात सही है, ये गलत नहीं है कि स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट जो है एडवाइजेबल नहीं है असेसमेंट फॉर लर्निंग के लिए, दिस इज ट्रू। रीजन क्या है, इन क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग स्कोर्स आर कंपेयर टू अ सेट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड।
ये बात भी सही है कि जो क्राइटेरियन यानी जैसे सीटेट ही है, एक सेट स्टैंडर्ड है कि 60% नंबर आएंगे तो आप पास हो जाएंगे। नॉर्म रेफरेंस में क्या होता है, जैसे डीट प्लस बी का एग्जाम है, केवीएस का एग्जाम है, वहां मेरिट बनेगी, दूसरों से कंपैरिजन होगा। यहां किसी का किसी से कंपैरिजन नहीं है, कोई नॉर्मलाइजेशन हो नहीं हो कोई आपको फर्क नहीं पड़ता, आपको 90 नंबर लाने हैं, बात हो गई खत्म, इधर उधर का सोचना ही नहीं है। ठीक, तो अगर आप देखेंगे यहां पे दोनों बातें सही है, लेकिन ये इसके बारे में नहीं है। इसमें ये नहीं बताया गया कि ये जो सीआरटी है, जो कि एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट है, वो असेसमेंट फॉर लर्निंग के लिए क्यों सही नहीं है। तो दोनों सही है, बट ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। आप लोग 54% लोग पता नहीं क्यों जो है फर्स्ट ऑप्शन लगाए जा रहे हैं, जो कि गलत है। सेकंड ऑप्शन शुड बी द राइट आंसर ओवर हियर, कि भाई स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट एडवाइजेबल नहीं है असेसमेंट फॉर लर्निंग के लिए। फिर दूसरी बात इन्होंने कह दी, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट जो है, जो कि एक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है, स्कोर्स आर कंपेयर टू अ सेट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। एक सेट स्टैंडर्ड के अगेंस्ट स्कोर्स को आप कंपेयर कर रहे हैं, तो ये टीचर में टेस्ट में भी हो सकता है, ये नॉन स्टैंडर्डाइज्ड में भी हो सकता है। वो प्रॉब्लम नहीं है कि किसके प्रति आप कंपेयर कर रहे हैं। समझ रहे हो बात को? ये बड़ी पॉपुलेशन के लिए बनाया जा रहा है, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में नहीं रखते, ये सब समस्याएं हैं। लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया ए वाले ऑप्शन का। ठीक, दोनों अपने आप में सही है, लेकिन एक दूसरे के लिए सही नहीं है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। कोई कह रहा है फास्ट, चलो फास्ट चल लेंगे। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग सजेस्ट दैट स्टूडेंट्स लर्न बेटर इफ आर टीचर। बच्चे अच्छा सीखते हैं, सामान्य अधिगम सिद्धांत ही मानते हैं कि बच्चे अच्छा सीखेंगे यदि फर्स्ट इंट्रोड्यूसेस द, अगर टीचर पहले इंट्रोड्यूस करता है कॉन्सेप्ट को इन इट्स सिंबॉलिक फॉर्म एंड देन मूव्स टू इट्स फिजिकल फॉर्म। फर्स्ट डिस्कसेस, उल्टा करते हैं जनरली हम, फर्स्ट डिस्कसेस व्हाट इज नॉट नोन टू द स्टूडेंट एंड देन कम्स टू व्हाट द स्टूडेंट ऑलरेडी नोज। जबकि उल्टा होता है, नोन टू अननोन जाते हैं, ज्ञात से अज्ञात जाते हैं, जो बच्चा जानता है उससे जो नहीं जानता है उसकी तरफ जाते हैं। तो ये भी उल्टा हो गया, ये भी ऑपोजिट है। फर्स्ट इंट्रोड्यूसेस द कॉन्सेप्ट ओवरऑल एंड देन मूव्स ऑन टू द इंट्रिकेसीज ऑफ इट। ये बात सही है, पहले आप मोटी मोटी बात कर लेते हैं और फिर उसकी डिटेल्स में या कॉम्प्लेक्सिटीज में जाते हैं। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाना बोलते हैं इसको। ये बात एकदम परफेक्ट है। फर्स्ट डिस्कसेस द कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ लॉजिक एंड रीजन एंड देन ग्रांट्स अपॉर्चुनिटी टू वेरीफाई द आइडियाज। बात हो रही है कि सीक्वेंस में पढ़ाएं, बात ये नहीं हो रही कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स क्या हैं, ये थोड़ी पूछा है हमसे। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। सलमान अ 5 year old बॉय, सलमान एक 5 साल का बच्चा है, और क्या कहना चाहता है सलमान? A 5 year old boy started playing the musical instrument guitar. गिटार बजाना सीख लिया 5 साल के बच्चे ने, विदाउट एनी आउटसाइड इंस्ट्रक्शन when he was 3 years old. आज 5 साल का है, जब 3 साल का था बिना इंस्ट्रक्शन के तभी से बजाना सीख लिया गिटार, बिना किसी टीचर के, बिना किसी हेल्प के। दिस टैलेंट वुड कैरेक्टराइज हिम एज अ, सलमान जो कि 5 वर्षीय लड़का है, वह जब 3 साल का था तो उसने बिना किसी बाह्य निर्देश के संगीत के वाद्य यंत्र गिटार बजाना सीख लिया था। इस योग्यता के आधार पर उसे निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रखेंगे? टैलेंटेड बच्चा है, और मैंने आपको बताया हुआ है कि गिफ्टेडनेस 3 प्रकार की होती है। क्या क्या होती है गिफ्टेडनेस में? 3 चीजें आती हैं। एक होते हैं इंटेलेक्चुअली ब्राइट, IIB लिख रही हूं मैं, जिनका IQ ज्यादा होता है ना, एल्बर्ट आइंस्टाइन टाइप के लोग, या हम कहेंगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसे लोग। ठीक, जो इंटेलेक्चुअली ब्राइट हैं, पढ़ने में अच्छे होंगे, मैथ्स में अच्छे होंगे, लॉजिक में अच्छे होंगे, IQ ज्यादा है, टॉपर टाइप। दूसरे कौन से हैं? दूसरे हैं टैलेंटेड बच्चे। ये भी तो गिफ्टेड है ना। क्या विराट कोहली गिफ्टेड नहीं होंगे? MF हुसैन गिफ्टेड नहीं होंगे? किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में टैलेंट है तो ये भी गिफ्टेड है। और तीसरे आते हैं इसमें क्रिएटिव चिल्ड्रन, यानी कुछ नया करने की क्षमता रखते हैं। MF हुसैन की जैसे मैंने बात की, पेंटिंग बना रहे हैं, कोई नया पैटर्न बना रहे हैं कुछ। ठीक है, तो ये इसमें 3 प्रकार के लोग आते हैं गिफ्टेडनेस में। सिर्फ हाई IQ ही नहीं, आपका इंटेलेक्चुअली ब्राइट जिसको हाई IQ कह रहे हैं, टैलेंटेड बच्चा किसी विशेष क्षेत्र में बहुत अच्छा है, वो कोई स्पोर्ट्स में अच्छा हो सकता है, कोई गिटार में अच्छा हो सकता है, और कुछ नया क्रिएट करने में। भाई गिटार बजाने में जरूरी नहीं ना आप अपनी ही धुन बजा रहे हो, तो टैलेंट में किसी चीज को करने में बहुत अच्छा है, आउट ऑफ द बॉक्स खेलता है, क्रिकेट खेलता है। तो क्रिएटिविटी, कुछ नया, कुछ नोवल करना, तीनों में से कोई भी एक प्रकार यदि है तो गिफ्टेड है बच्चा। कोई स्लो लर्नर थोड़ी है ये, तो इतनी कम उम्र में अगर गिटार सीख लिया बिना मदद के, तो टैलेंटेड बच्चा है, गिफ्टेड बच्चा है। ऑटिस्टिक थोड़ी हुआ, प्रतिभाशाली है, प्रतिभा है उसके अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इमोशन पॉजिटिवली इंपैक्ट लर्निंग? देखिए, कॉग्निशन और इमोशन एक दूसरे को प्रभावित करते हैं आपकी थिंकिंग। कॉग्निशन मतलब जितने भी काम दिमाग से हो रहे हैं, थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अटेंशन, मेमोरी, परसेप्शन, डिसीजन मेकिंग, जो भी काम दिमाग से होता है वो सब कॉग्निशन में आता है। नॉलेज कैसे बिल्ड होती है, चीजें कैसे समझते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की ही थियरी आपकी प्याजे ने दी है। ये बाई डायरेक्शनल होते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, इंटरट्वाइंड होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, बस एक व्यक्ति है, इंटरडिपेंडेंट होते हैं। भाई आप अगर खराब महसूस कर रहे हैं तो आप परफॉर्म भी खराब करेंगे।
तो इमोशंस, पॉजिटिव इमोशंस पॉजिटिवली लर्निंग को प्रभावित करते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इमोशन पॉजिटिवली इंपैक्ट लर्निंग? पॉजिटिवली यानी पॉजिटिव इमोशन होगा। एंग्जाइटी पॉजिटिव इमोशन नहीं है, नेगेटिव है, तो ये नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा अगर आप जरूरत से ज्यादा एंग्शियस हो गए तो। बोर्डम ये भी नेगेटिव है, फिर आपका मन नहीं लगेगा काम में अगर आप बोर्डम महसूस कर रहे हैं। फियर भी नेगेटिव है। अब आप ये मत कहिएगा थोड़ी बहुत मात्रा में, इन जनरल देखा जाए तो ये नेगेटिव है। अब ज्यादा और कम चलेगा, बट ओवरऑल एज एन इमोशन नेगेटिव है। पॉजिटिव इमोशन क्या है? होप, उम्मीद है आपको कुछ अच्छा करने की, आशा है, जॉय है, लव है, ये सब पॉजिटिव इमोशन है। क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासा है, लर्निंग फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, अच्छा लगता है कोई काम करने में इसलिए कर रहे हैं, तो वो लर्निंग को पॉजिटिवली प्रभावित करेगा। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब ये मत कहिएगा हमारे यहाँ एक भैया थे और उनके पापा बहुत पीटते थे, पिटाई की डर से वो आईपीएस बन गए। ये जेन्युइन कहानी है एक, उसका कोई सेंस नहीं। वो नेगेटिव इमोशंस से बहुत ऐसे, फिर आप देखते हैं युवराज सिंह को आज तक वो अपने इंटरव्यूज में कहते हैं, जो क्रिकेटर रहे हैं, मतलब हैं अब तो रिटायर्ड हैं, कि उनके पिताजी ने उनको मार मार के जो है क्रिकेटर बना दिया, जबकि उनको बनना नहीं था, उनका बचपन चला गया एक तरह से। तो आप नेगेटिव मोटिवेशन से या नेगेटिव फैक्टर्स से या नेगेटिव इमोशन से बचने के लिए बहुत अच्छा कर भी लें, तब भी वो कोई बहुत एक्चुअल में अच्छा नहीं है। मतलब बच्चे के लिए अच्छा नहीं है, उसकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, उसकी डेवलपमेंट के लिए अच्छा नहीं है। दुनिया के लिए हो सकता है वो दुनिया में बहुत कुछ अचीव कर ले, बाद में हो सकता है उसका इंटरेस्ट भी आ जाए उस चीज में, बट ये बहुत सही सेंटर नहीं है काम करने का। ठीक है, तो होप इज द राइट वर्ड यहाँ पे, राइट इमोशन। पॉजिटिव इमोशन पॉजिटिवली इंपैक्ट करेगा, नेगेटिव इमोशन नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, अ टीचर आस्क्ड अ स्टूडेंट टू स्पीक हिज थॉट्स टू हिमसेल्फ। खुद से ही बात करने को कहा बच्चे ने, टीचर ने बच्चे को कि खुद से ही अपने विचारों पे सोचो। When he was somewhat stuck in solving a given problem, जब किसी प्रॉब्लम पे वो अटक रहा था तो खुद से बात करके सोचने को कहा उस बच्चे को। Soon enough after doing so, students exclaims, I know the answer now. बच्चा क्वेश्चन पे अटक रहा था और टीचर ने कहा खुद से बात करो, सोचो इस पे, बताया था ना एक दिन। अब वो खुद से वर्बलाइज कर रहा है, बात कर रहा है, अब उसको अचानक से एक आंसर आ जाता है। Which problem solving strategy has helped the student in this केस? प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी फंक्शनल फिक्सनेस नहीं होती, ये बैरियर होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, बाधा बनता है, नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव मत मानना। फंक्शनल फिक्सनेस है, एक ही तरीके पर अटके रहते हैं आप, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का दूसरा तरीका आपके दिमाग में जमता ही नहीं है ना। या किसी चीज को सॉल्व करने का या यूज करने का एक ही तरीका आपको आता है कि ये फोन है तो बस फोन करने के लिए यूज होगा, इसको कैलकुलेटर के लिए यूज नहीं करेंगे, इसको टाइम देखने के लिए यूज नहीं करेंगे, इसको स्टॉक मार्केट देखने के लिए यूज नहीं करेंगे, इसको यूट्यूब देखने के लिए यूज नहीं करेंगे, है ना। ये तो फोन है, इस पे तो बस कॉल होती है। तो ये फंक्शनल फिक्सनेस है भाई, मल्टीपल तरीके से एक चीज को यूज किया जाता है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग बाधा बनता है, हेल्पफुल नहीं होता। निमोनिक्स तो हेल्पफुल होते हैं लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग में नहीं, याद रखने में, चीजों को मेमोरी में, चीजों को याद रखने में जो है आपके इमोशंस हेल्पफुल होते हैं, ना कि सॉरी निमोनिक्स हेल्पफुल होते हैं, ना कि कोई बहुत प्रॉब्लम सॉल्विंग में नहीं होते। ये कि प्याजे की 4 स्टेजेस हैं, SPCF से याद रखा हुआ है, ये निमोनिक है, ये टेक्निक है याद रखने की, प्रॉब्लम सॉल्विंग की नहीं है। रिस्पॉन्स सेट भी प्रॉब्लम है, जैसे फंक्शनल फिक्सनेस, किसी चीज को मल्टीपल तरीके से यूज किया जा सकता है, इस बात का ख्याल ही नहीं आता, एक ही तरीके पे अटके रहते हैं कि बच्चा जो है वो रिमोट को जो है एक फोन की तरह भी यूज कर ले रहा है और उसको एक रिमोट की तरह भी यूज कर ले रहा है टीवी के, तो इसका मतलब फंक्शनल फिक्सनेस नहीं है। फंक्शनल फिक्सनेस है एक ही तरीके पे अटके हैं, तो वो प्रॉब्लम है किसी चीज के इस्तेमाल में। रिस्पॉन्स सेट थोड़ा एक्टिविटी सेंटर्ड ज्यादा है, हो दोनों में सेम ही चीज रही है कि वही सेम तरीका रिपीट हो रहा है, तो रिस्पॉन्स सेट में वही घिसे पिटे तरीके जो आज से 5 साल पहले किसी काम में आपने लिए थे, आज भी आप उन्हीं तरीकों पे चल रहे हैं, वो रिस्पॉन्स सेट भी फिर प्रॉब्लमेटिक है, मेंटल सेट कहते हैं इसको, ये भी नेगेटिव ही है प्रॉब्लम सॉल्विंग में। वर्बलाइजेशन एक प्रॉब्लम सॉल्विंग की अच्छी टेक्निक है, एनालॉजिकल थिंकिंग, कि बच्चा खुद से ही बात करके खुद को दिशा दे रहा है, समझ गए ना, सेल्फ रेगुलेशन का काम है, प्राइवेट टॉक हो रही है, हेल्पफुल है ये, क्यूज मिल रहे हैं, हिंट मिल रहे हैं अपने आप से बात करके या प्रॉब्लम को वर्बलाइज करके, पढ़ के, समझ के, खुद से बोल के। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मिसकंसेप्शंस फॉर्म्ड बाय स्टूडेंट्स? भ्रांतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भ्रांतियां या फिर नाइव कॉन्सेप्शंस, जिनको हम मिसकॉन्सेप्शन कह रहे हैं, ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन कह रहे हैं, बट रॉन्ग कॉन्सेप्शन नहीं कहते हैं मित्र, सही है बात। तो अगर हम देखें तो ये बच्चों की वो थियरीज हैं, वो नाइव कॉन्सेप्शंस हैं जो उन्होंने इंट्यूटिव थियरीज अपने अनुभव के आधार पर बना दी, बट साइंटिफिकली ट्रू नहीं है। जैसे बच्चे ने तालाब में हरे रंग का पानी देखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि पानी का रंग हरा होता है। जब टीचर पढ़ा रही है कि वाटर इज कलरलेस, पानी का अपना कोई रंग नहीं होता, तो बच्चा कहता है मैंने तालाब में हरे रंग का पानी देखा था। दूसरा बच्चा है वो कहेगा मैंने तो ब्लू कलर का पानी देखा था अपने स्विमिंग पूल में, ठीक है ना। तो अब ये जो चीज है, ये उसने अपने अनुभव के आधार पे एक ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन बनाया है, एक ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट बिल्ड किया है, मिसकॉन्सेप्शन है ये लॉजिकल नहीं है, बट अपने अनुभव के आधार पर बनाया है, तो आप उसको एक्सेप्ट करते हैं और उसको ठीक कराएंगे बाद में डिस्कशन करा के।
तो फॉर्म क्या कर रहे हैं इनके बारे में, मिसकॉन्सेप्शंस कैन बी यूज्ड कंस्ट्रक्टिवली बाय अ टीचर इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। यस, मिसकॉन्सेप्शंस कैरेक्टराइजेस, आपको सब कुछ यूज करना है, जो भी बच्चा लेके आ रहा है सब काम का है, किया जा सकता है यूज, बट देखते हैं इससे बेहतर ऑप्शन हो तो नॉट लिखा है, क्या करेक्ट नहीं है। मिसकॉन्सेप्शंस कैरेक्टराइजेस द इनिशियल फेज ऑफ चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्टेन कॉन्सेप्ट, शुरुआत में वो कैसे अपने अनुभव के आधार पर कुछ कॉन्सेप्ट बनाते हैं, ये दिखाती हैं भ्रांतियां। मिसकॉन्सेप्ट, सही बात है, मिसकॉन्सेप्शंस क्लियरली इंडिकेट्स चिल्ड्रंस इनेबिलिटी टू लर्न एनीथिंग न्यू एंड एडवांस्ड, ये बच्चे में कमी निकालना उसके एरर्स के बेसिस पे, एरर्स या भ्रांतियां जो हैं वो हेल्पफुल होती हैं सीखने में, ये बताती हैं कि बच्चा सोचता कैसे है और उसने अपने अनुभव के आधार पे कुछ एक चीज बनाई है कि एक बच्चा ये कहता है कि मेरा जो माँ बाप हैं वो मतलब जो दूध है वो मिल्क बूथ पे मिलता है, क्योंकि उसने अपने अनुभव के आधार पे ऐसा सोचा है, बेशक ये लॉजिकली सही ना हो, ठीक, तो इसको डिसमिस नहीं करना होता। मिसकॉन्सेप्शंस रिप्रेजेंट चिल्ड्रंस इंट्यूशंस अबाउट द प्रोसेस दे ऑब्जर्व अराउंड देम, जो उनके अपने अनुभव के आधार पर उन्होंने बनाया है वो मिसकॉन्सेप्शन है, इसलिए इसको रॉन्ग कॉन्सेप्शन नहीं कह रहे हैं, ठीक। तो ये हेल्पफुल है, इसको डिस्कशन करके ठीक कराया जा सकता है, लेकिन इससे बच्चे की ये पता नहीं लगता कि वो इनेबल है सीखने में, सीख नहीं सकता, ये कहना गलत होगा। प्रोसेस है, लर्निंग की प्रोसेस का पार्ट है एरर या ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस, बात सही है। जैसे बच्चों को ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, आपको भी और मुझे भी बचपन में लगता था कि हम जब ट्रेन से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, तो हमारे साथ पेड़ भी चल रहे हैं, तो ये ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन है, ये वैकल्पिक अवधारणा है, ये नाइव थियरी है, मिसकॉन्सेप्शन है, रॉन्ग नहीं कहते हम इसको। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, A teacher intends to facilitate procedural knowledge, दो तरह की नॉलेज होती है, एक प्रोसीजरल, एंडरसन ने दिया है दोनों को, प्रोसीजरल और डिक्लेरेटिव नॉलेज। प्रोसीजरल, प्रोसीजर बताया जाए जिसमें हाउ टू डू समथिंग, साइकिल कैसे चलाते हैं प्रोसीजर, स्विमिंग कैसे करते हैं प्रोसीजर, भारत की राजधानी क्या है व्हाट, हाउ की बात होगी तो प्रोसीजरल, डेफिनेशन की बात होगी, नॉलेज को जस्ट एक्सप्लेन करने की बात होगी तो डिक्लेरेटिव, डिक्लेरेशन है ना वहां पे, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताना है तो डिक्लेरेटिव है, उसको अप्लाई करना है तो प्रोसीजरल है। समझ रहे हो बात ठीक है कि नहीं है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज अप्रोप्रिएट फॉर दिस पर्पस, कौन सा क्वेश्चन जो है अप्रोप्रिएट है अगर प्रोसीजरल नॉलेज को टेस्ट करना है। सिंपल समझ जाओ, हाउ की बात जहां हो रही होगी, हाउ टू सॉल्व एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन इक्वेशन, बिल्कुल सही बात है, इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है ये पूछा है। व्हाट आर दी डीएनए कंपोनेंट्स, अब व्हाट में तो सीधा ये तो डिक्लेरेटिव नॉलेज है, आप डिक्लेरेशन देंगे या फिर यहां पे आप बता देंगे कि है क्या, डेफिनेशन है तो थियरी है। विच प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू द सन, ये भी वन वर्ड आंसर हो जाएगा, इसमें डिक्लेरेशन है, नॉलेज आपको कितना पता है ये बताएंगे आप। हु रोट इंडियन नेशनल एंथम, वन वर्ड आंसर है, जिसमें देखिए क्रिटिकल थिंकिंग के लिए भी वही अच्छा है जो दिशाओं में सोचने पे मजबूर करे, और प्रोसीजरल नॉलेज में भी वही है कि हमें प्रोसीजरल नॉलेज में ना थियरी से हटके प्रैक्टिकल पे जाते हैं हम, या थियरी को अप्लाई कैसे करना है ये आता है इसमें, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, ये क्या कहता है। असर्शन है स्टूडेंट शुड बी टॉट सेल्फ रेगुलेटरी नॉलेज, खुद को रेगुलेट करने की नॉलेज, अपनी ही लर्निंग को, अपनी ही रणनीतियों को सही दिशा देने की नॉलेज उनको पता होनी चाहिए, कहाँ पे, अबाउट व्हेन, वेयर एंड व्हाई टू यूज वेरियस लर्निंग स्ट्रेटजीज, वेरियस लर्निंग स्ट्रेटजीज ये होना चाहिए कि अलग अलग तरीकों को कहाँ कैसे इस्तेमाल करना है, इस चीज का सेल्फ रेगुलेशन बच्चों को आना चाहिए, सही बात है, मेटाकॉग्निशन बेहतर होगा इससे। A learning strategy is more likely to be maintained and employed if students know when, where and why to use it. ये बात भी सही है, अगर बच्चों को पता होगा कि कहाँ पे कौन सा मेथड अप्लाई करना है तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से सेलेक्ट कर पाएगा, सीख पाएगा। दोनों बातें पॉजिटिव हैं, बच्चे के भले के लिए हैं और एक दूसरे की एक्सप्लेनेशन भी दे रहे हैं, तो आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, जो कि आप लोग जवाब दे भी रहे हैं भरपूर मात्रा में सही। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, असर्शन क्या कहता है फटाक से समझेंगे। ये है, बिफोर स्टार्टिंग टीचिंग ऑफ अ न्यू कॉन्सेप्ट अ टीचर शुड रिव्यू प्री रिक्वेस्टेड नॉलेज। भाई एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ाने से पहले टीचर प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करता है कि बच्चों को इसके बारे में कुछ पता है कि नहीं पता है, उसको आता कितना है ये जांचेगा, उस बेसिस पे फिर आगे पढ़ाया जाएगा, ओल्ड नॉलेज से न्यू नॉलेज को जोड़ा जाएगा, है ना, पूर्व ज्ञान से, प्रायर नॉलेज से नई नॉलेज को हम जोड़ते हैं। दिस विल हेल्प स्टूडेंट्स ब्रिंग टू माइंड द इंफॉर्मेशन दे विल नीड टू अंडरस्टैंड न्यू कॉन्सेप्ट, इससे बच्चों को आइडिया लग जाएगा कि अब आगे क्या पढ़ना है या कैसे पढ़ना है, प्रीवियस नॉलेज से जोड़ करके। रीजन क्या है, ये सही बात है, गलत तो नहीं है। रीजन है, कॉर्पोरल पनिशमेंट शुड नॉट बी प्रैक्टिस्ड एज अ स्ट्रेटजी टू रेक्टिफाई द अनडिजायरेबल बिहेवियर ऑफ लर्नर्स। ये बात भी सही है कि बच्चों को मुर्गा मुर्गी बनाना, आंखें दिखाना, कॉर्पोरल पनिशमेंट बैन है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अंडर, ये गलत बात है। लेकिन यहां कुछ और बात हो रही है, यहां कुछ और बात हो रही है, दोनों बातें सही हैं लेकिन अपनी अपनी जगह सही है, एक दूसरे के लिए सही नहीं है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए,
जो कि सेकंड ऑप्शन में कहा गया है। बात सिंपल, खत्म हो गई। ठीक, आगे बढ़िए। ये जो 10 से 15 नंबर है ना आपके, ये आपके गलत हो ही नहीं सकते अगर आप थोड़ी सी भी अंडरस्टैंडिंग लगा दें पेडागोजी की। ये जो सेशन है कंप्लीट पेडागोजी, तभी रखा गया है इसको। ड्यूरिंग डिस्कशन ऑन अ साइंटिफिक कॉन्सेप्ट अ टीचर फाउंड दैट अ फ्यू स्टूडेंट्स हैव सर्टेन मिसकंसेप्शंस रिलेटेड टू दैट कॉन्सेप्ट। एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है जिसपे टीचर ने पाया कि कुछ बच्चों की मिसकॉन्सेप्शंस बने हुए हैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे, वो साइंटिफिकली सही नहीं है। वॉट शुड बी द टीचर डू, या वॉट शुड द टीचर डू इन सच अ सिनेरियो। अब ऐसी स्थिति में टीचर क्या करे? भ्रांतियों के साथ तो बच्चों को नहीं भेज सकते, भ्रांतियां क्लियर तो करनी होंगी, है ना। ऐसा तो नहीं छोड़ सकते कि भाई ठीक है कोई बात नहीं, बने रहने दो। लेट स्टूडेंट्स टॉक अबाउट द मिसकंसेप्शंस एंड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर डिस्कवरिंग साइंटिफिक लॉजिक। विद्यार्थियों की भ्रांतियों के बारे में चर्चा करने दो। एक बच्चा कुछ कहेगा, दूसरा बच्चा कुछ कहेगा, फिर एक लॉजिक तक पहुंच पाएंगे वो चर्चा होकर। आप गाइड कीजिए एज अ टीचर, बिल्कुल सही बात है, चैलेंज कीजिए उनको, डिस्कस कीजिए, डिसमिस नहीं करना है। आउटराइटली रिजेक्ट दोज मिसकंसेप्शंस एंड टेल देम द स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन ऑन दैट कॉन्सेप्ट। ये कहना गलत होगा अगर आपने आउटराइटली ही रिजेक्ट कर दिया, आपने कह दिया, खारिज करा और ये है इसका सही आंसर, तो फिर रटने जैसा हो जाएगा, वो बर्डन हो जाएगा बच्चे के लिए। उसको खुद से फिगर आउट करने देना है डिस्कशन के माध्यम से, सही आंसर तक पहुंचाना है, सही आंसर परोसना नहीं है। समझ रहे हो? सही आंसर तक पहुंचाना है, परोसना नहीं है। फिर आएंगे थर्ड क्वेश्चन पे, क्योंकि बच्चे की थिंकिंग प्रोसेस को जगाना है ना आपको। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 है, रेफर दीज चिल्ड्रन टू अ स्पेशल एजुकेटर एंड रिकमेंड असेसमेंट फॉर अ लर्निंग डिसेबिलिटी। ये आपने कैसे मान लिया कि एक मिसकॉन्सेप्शन हुआ तो बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी ही होगी। टीचर शुड नॉट रिस्पॉन्ड ऑन दोज मिसकंसेप्शंस एंड मूव अहेड टुवर्ड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नहीं भाई साहब, अगर रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो वो नाइव कॉन्सेप्शन या मिसकॉन्सेप्शन या ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन बने रह जाएंगे, वो भ्रांतियां फिर सही नहीं होंगी, उनको करेक्ट कराना है डिस्कशन के माध्यम से, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में ही हुआ है ना। सिर्फ रिजेक्ट करके बच्चे को डांट के फटकार के वैसे काम चलेगा नहीं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलीफ इज लाइकली टू कीप अ स्टूडेंट मोटिवेटेड फॉर फ्यूचर अटेम्प्ट्स। कौन सा एक बिलीफ है या विश्वास है जो बच्चा भविष्य में प्रयास करता रहेगा या उसके फ्यूचर अटेम्प्ट्स की संभावना बनी रहेगी यदि बच्चा ऐसा सोचे। बिलीफ क्या है? हम सोचते कैसा है, हमने माना क्या हुआ है, तो क्या बिलीफ सिस्टम होगा जो बच्चों को आगे सीखने में हेल्प करेगा? फटाक से बताएंगे आप। पहला है, आई एम नॉट इंटेलिजेंट एंड एफर्ट वोंट मेक एनी डिफरेंस टू माई एबिलिटी। अगर बच्चे ने ये मान लिया मैं बुद्धिमान नहीं हूं और एफर्ट करने से कुछ होने नहीं वाला क्योंकि मैं बुद्धिमान नहीं हूं, और जो बुद्धिमान नहीं होते वो सीख नहीं सकते। अब जब हम ये मान के चल रहे हैं कि हर एक बच्चा सीख सकता है ना, एबिलिटी टू लर्न है, या एबिलिटी जो है इंक्रीमेंटल है, बढ़ाया जा सकता है क्षमता को मेहनत करके, सीख करके, तो ये तो गलत हो जाएगा। अगर बच्चा ये मान लेगा कि मैं तो इंटेलिजेंट नहीं हूं, मैं तो सीख ही नहीं सकता, तो बात तो वहीं खत्म हो गई, फिर वो सीख ही नहीं सकता। बिलीफ सिस्टम नेगेटिव हो गया ना। आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग गिवन टास्क इफ आई पुट रिक्वायर्ड एफर्ट इन माई अटेम्प्ट्स। भाई मैं कर सकता हूं ये टास्क यदि मुझे मैं जितना जो कार्य मुझे दिया गया है ये करने में मैं सक्षम हूं, यदि मैं प्रयत्न ठीक से करूं, यदि मैं एफर्ट करूं तो पेपर पास हो जाएगा। ठीक है। आई एम एन अनलकी पर्सन एंड माई लक नेवर फेवर्स माई सक्सेस। ये लक अनलक पे अगर एक्सटर्नल फैक्टर्स पे आप डालते रहेंगे जो आपके हाथ में है ही नहीं, तो फिर आपका बिलीफ सिस्टम बर्बाद हो चुका है। फिर वही है, हजारों करोड़ की जो बिजनेसेस हैं वो बनेंगे, मतलब ठीक है बिजनेस है वो सही है, बट वो आपके अंधविश्वासों पे बन जाएंगे फिर, है ना। समझ गए मैं क्या कह रही हूं? एनीवे, कि फिर आप किसी को हाथ दिखाएंगे और कहीं कुछ और करेंगे, किसी को कुछ, मतलब अलग अलग चीजें इसमें हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, उन चीजों को ठीक करने में फिर आप लग जाएंगे। ठीक है ना। आई लैक द एबिलिटी टू डू वेल इन, मैं ये कह ही नहीं रही कि वो एग्जिस्ट करते हैं, सही है गलत है, बट आप ना फोकस करें उन पे, फोकस करें अपने एफर्ट पे। आई लैक द एबिलिटी टू डू वेल इन साइंस एंड इट इज बियॉन्ड माई कंट्रोल टू चेंज इट। ऐसा नहीं है कि आप में क्षमता ही नहीं है सीखने की, अगर बच्चे ने ये मान लिया, ऐसा थोड़ी होता है कि किसी सब्जेक्ट में क्षमता ही नहीं है, सीख ही नहीं सकता, तो ये पहले से नहीं मान लेना है ना। यहां कोई साइंस की बात हुई है, ये तो आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, 20वां सवाल क्या कहता है, नॉलेज अबाउट हाउ टू डू पर्टिकुलर टास्क इज कॉल्ड। किसी काम को कैसे करते हैं इस चीज का ज्ञान क्या कहलाता है? बताइए ये रिश्ता क्या कहलाता है? किसी विशेष कार्य को कैसे करना है, इसके ज्ञान को क्या कहा जाता है? जल्दी से बताएंगे आप, बहुत तेजी से, आप बहुत ही समझदार लोग हैं, जल्दी बताओ। फोर्थ ऑप्शन 62% लोग कह रहे हैं। यार आप लोग 11:30 बजे भी रात के डटे रहते हैं, बढ़िया। फोर्थ ऑप्शन प्रोसीजरल नॉलेज, बिल्कुल। जब हाउ की बात होगी तो प्रोसीजर, कि कैसे करते हैं कोई चीज, कपड़ा कैसे सिलते हैं, प्रोसीजर, बाइक कैसे चलाते हैं, प्रोसीजर। जस्ट डेफिनेशन लिखनी हो
तो डिक्लेरेटिव नॉलेज कि नाउन की डेफिनेशन बता दो, ठीक है। व्हाट अगर बताना हो तो डिक्लेरेटिव, घोषणात्मक ज्ञान। हाउ बताना हो तो प्रोसीजरल। कंडीशनल और एसिमुलेटिव का कोई यहाँ कोई सेंस नहीं, यही दो एंडरसन ने बात की है इन पे और इनसे एक क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको प्रोसीजरल नॉलेज डेवलप करने पे ज्यादा जोर देना बच्चे की बजाय की डिक्लेरेटिव पे। जरूरत कई बार ऐसी होगी कि कोई थियोरेटिकल बात है तो वहां डिक्लेरेटिव नॉलेज की जरूरत पड़ेगी आपको। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, शिक्षार्थियों के ज्ञान को गहरा और दीर्घकालीन बनाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। यानी इन ऑर्डर टू सपोर्ट डीप लॉन्ग लास्टिंग नॉलेज, यानी डीप हो नॉलेज, सरफेस लेवल ना हो, लॉन्ग लास्टिंग हो, जो जीवन भर चले, उनके साथ भूले ना। अमॉन्ग लर्नर्स अ टीचर शुड, क्या करे टीचर, जीवन से जोड़ दो, रियल लाइफ से कनेक्ट कर दो, मीनिंगफुल लर्निंग होनी चाहिए। जो आपके जीवन से जुड़ जाता है एग्जाम्पल, वो आप कभी नहीं भूलते। प्रिवेंट इलेबोरेटिंग एंड डिस्कसिंग द रिसेंटली लर्नड कॉन्सेप्ट, यानी जो अभी रिसेंटली सीखा है उसको इलेबोरेट मत करो और उसको एक्सप्लेन मत करो। क्यों भाई, रिवीजन नहीं होगा तो भूल जाएगा बच्चा। खैर फिर भी और देख लेते हैं ऑप्शन। गिव द अपॉर्चुनिटीज टू अप्लाई द लर्निंग टू डिफरेंट सिचुएशंस, आप बच्चे को अपॉर्चुनिटीज दीजिए ज्ञान को अप्लाई करने की डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में, ये ज्यादा बेटर है। जितना ज्यादा बच्चा एक्टिव होगा किसी ऑप्शन में उतना बेहतर है, जितने ज्यादा बच्चे के सेंसेस इन्वॉल्व होंगे उतना बेहतर है। फोकस ऑन मेमोराइजेशन, रटने पे ध्यान नहीं देना है। प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शंस ओनली इन वर्बल फॉर्म, क्यों भाई, एक्टिविटी करा दो, रियल लाइफ से जुड़वा दो, फील्ड ट्रिप पे ले जाओ, सिर्फ वर्बल फॉर्म में ही क्यों। प्रिवेंट इलेबोरेटिंग एंड डिस्कसिंग द रिसेंटली लर्नड कॉन्सेप्ट, अगर आप प्रिवेंट करेंगे रिसेंटली कॉन्सेप्ट जो भी सीखा गया है उस पर डिस्कशन नहीं, कोई चर्चा नहीं, तो बच्चा भूल जाएगा और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी उतनी डेप्थ में नहीं जा पाएगी, सरफेस लेवल रह जाएगी, रट्टाफिकेशन हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर कि डीप नॉलेज इससे बढ़ेगी जब आप अपॉर्चुनिटी देंगे बच्चे को अप्लाई करने की, जो सीखा है। भाई जो आपने सीखा है उसको अप्लाई कर लिया, फिर आप भूलते थोड़ी हैं, समझ लो भाई। आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा, आपने सवाल भी कर लिए, फिर आपके लिए वो पक्का हो जाएगा ज्ञान, या डिस्कस कर लिया उस पर अपने दोस्त के साथ। असर्शन क्या है, अभिकथन है, स्कूल एंड लाइफ एट कम्युनिटी शुड नॉट बी लिंक्ड इन एनी वे फॉर इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इस पे भी सवाल आता ही है कि प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए विद्यालय और सामुदायिक जीवन को किसी भी तरह से जोड़ा नहीं जाना चाहिए। यानी कम्युनिटी, यानी बच्चे के पेरेंट्स हो सकते हैं, कम्युनिटी में और आसपास स्कूल का एरिया हो सकता है, समाज हो सकता है, एनवायरमेंट हो सकता है, और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को जोड़ो मत। क्यों, फिर हम पीटीएम किस लिए रख रहे हैं कि जो एनवायरमेंट बच्चा जहां से आ रहा है और जहां पढ़ रहा है दोनों कनेक्ट हो सकें। जो आसपास हम उसको देश दुनिया दिखा रहे हैं, सिखा रहे हैं, पॉल्यूशन के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो कम्युनिटी और स्कूल को जोड़ा जाना चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि हम एक फल वाले को क्लास में लेकर के आ गए उसके काम के बारे में चर्चा करने के लिए, या एक डॉक्टर को ले आए किसी बीमारी पे वो करने के लिए, वो कम्युनिटी रिसोर्स कहलाता है। तो बच्चे के पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना, कम्युनिटी के लोगों को इन्वॉल्व करना, ये सब अच्छी चीजें हैं, लर्निंग में हेल्पफुल होती हैं। ठीक, तो ये बात एकदम सही है। लेकिन इन्होंने कहा नहीं करना चाहिए तो गलत हो गया, ये करना चाहिए। कम्युनिटी और स्कूल को कनेक्ट करना चाहिए, जितना गैप कम होगा स्कूल और बच्चे की रियल लाइफ में उतना बेहतर सीखेगा वो, जितना लर्निंग रियल होगी। फिर आते हैं रीजन क्या है इसका, लिंकिंग स्कूल एंड कम्युनिटी डीलिमिट्स स्टूडेंट्स अपॉर्चुनिटीज फॉर सोशल पार्टिसिपेशन। भाई जब कम्युनिटी और स्कूल कनेक्ट होंगे तो ये तो बेहतर होगी। डीलिमिट वो थोड़ी करना, सीमित थोड़ी कर रहे हैं हम समाज के साथ अवसर को, समाज में तो इंटरेक्ट करेगा बच्चा जब वो कम्युनिटी में इंटरेक्ट करेगा, तो दोनों ही बातें गलत हैं। बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। फोर्थ ऑप्शन जो कि आप लोग ज्यादातर लोग दे भी रहे हैं, बढ़िया, अब आपकी तैयारी कोई दिक्कत नहीं है, 86% लोग सही जवाब दे रहे हैं और फास्ट भी पढ़ ले रहे हो अब आप लोग। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, समटाइम्स स्टीरियोटाइप्स रिलेटेड टू वंस सोशल आइडेंटिटी कॉज बिलीव्स अबाउट इनइक्विटीज अमॉन्ग स्टूडेंट्स। टीचर्स कैन ओवरकम द इंपैक्ट ऑफ दीज नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स बाय। कभी कभार व्यक्ति का सामाजिक अस्मिता पर आधारित रूढ़िवादी विद्यार्थियों में असमानताओं की मान्यताएं पैदा कर देती हैं। इस तरह के नकारात्मक रूढ़िवादों का प्रभाव कम करने के लिए शिक्षिका को क्या करना चाहिए। यानी समाज में हो सकता है एक बच्चा है जो उसकी सोशल आइडेंटिटी है, जिस समाज, जिस जाति, जिस धर्म से वो आता है, पहले से समाज में गलत धारणाएं बनी हुई हों उसको लेकर के। अब इससे इनइक्विटी खत्म हो जाएगी, है ना, इनइक्विटी आ जाएगी, यानी इक्विटी नहीं आएगी, असमानता आ जाएगी बच्चों में, वो भेदभाव करने लगेंगे। इसको आपको खत्म कराना है एज अ टीचर, है ना, क्योंकि आपको तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट लेके चलना है। ये स्टीरियोटाइप है कि पहले से किसी जाति विशेष या किसी समुदाय विशेष या किसी एक पर्टिकुलर स्टेट से आने वाले लोगों के बारे में आपने एक धारणा बनाई है ना, और बच्चों ने भी धारणा बनाई है। तो टीचर्स कैन ओवरकम द इंपैक्ट ऑफ दीज नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स। कैसे निकलेंगे इन नेगेटिव स्टीरियोटाइप से, टीचर कैसे कम कर सकते हैं इसका इंपैक्ट। टेलिंग द स्टूडेंट्स दैट लर्निंग इज एन अनकंट्रोलेबल प्रोसेस। कंट्रोलेबल है भाई। गिविंग एग्जाम्पल्स दैट इंडिकेट्स दैट स्टीरियोटाइप्स आर ट्रू। नहीं भाई, स्टीरियोटाइप्स के अगेंस्ट देने आपको एग्जांपल्स, स्टीरियोटाइप्स को बढ़ावा देने वाले उदाहरण नहीं देने। एम्फेसाइजिंग दैट लर्निंग सिग्निफिकेंटली डिपेंड्स ऑन एफर्ट्स। ये बात एकदम सही है कि अगर आप ये मानते हैं कि तो गरीब परिवार से आता है बच्चा, इसका तो लंच जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से एडमिशन हुआ है ना, इसके पापा तो वो फलाना काम करते हैं, वो काम तो बहुत इज्जत नहीं दी जाती समाज में, ये कैसे सीख पाएंगे। या एक पर्टिकुलर जाति समुदाय के बच्चे से
कुछ ऐसा, अभी कल परसों ही मैं शायद कोई वीडियो मेरे सामने आया था जिसमें एक बच्ची थी जो कह रही थी कि हम इस, चलिए अभी हो गया कनेक्ट फिर से। देखो, तो आपको ये नहीं मानना है कि लर्निंग जो है किसी की सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, सामाजिक आर्थिक स्थिति से, उसकी जाति से, उसके स्टेट से, उसके रंग से, उसके माँ बाप क्या करते हैं उससे पे आधारित नहीं है। लर्निंग एफर्ट पे आधारित है। कोई भी व्यक्ति जो एफर्ट करेगा वो सीख सकता है। अगर सिर्फ वो है ना जो सुपर 30 में डायलॉग है कि अगर राजा का बच्चा ही राजा नहीं बनेगा, हर किसी को राजा बनने का अधिकार है या बन सकता है। ये अगर टीचर का एटीट्यूड ये नहीं रहेगा, मुश्किल हो सकता है फर्स्ट जनरेशन लर्नर के लिए या किसी एक पर्टिकुलर समुदाय या धर्म से आने वाले व्यक्ति के लिए, क्योंकि डिप्राइव्ड हो सकता है, वो डिसएडवांटेज्ड हो सकता है, हाशिए पे हो सकता है, घर में कोई पढ़ा लिखा ना हो, उतना बढ़ावा ना दिया जा रहा हो पढ़ाई को, लेकिन वो सीख सकता है। आपको वो एग्जाम्पल्स देने हैं कि जो इस बात पे बल देना है कि जो प्रयास करेगा वो सीख जाएगा। यूजिंग फ्रिक्वेंट रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट अमॉन्ग स्टूडेंट्स, ये फालतू तरीका है, रिवॉर्ड और पनिशमेंट से बच के रहना है पूरे पेपर में, है ना। इसको हम बहुत अच्छा नहीं मानते, हम कंस्ट्रक्टिविज्म को अच्छा मानते हैं, रचनावाद को बच्चे को करके सिखाने पे, रियल लाइफ से जोड़ने पे लर्निंग को। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, अ स्टूडेंट इज स्टडीइंग टू अवॉइड लास्ट रैंक इन द एग्जाम्स, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, या दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ, एक विद्यार्थी है जो परीक्षा में अंतिम स्थान पर आने से बचने के लिए अध्ययन कर रहा है कि भाई 100 बच्चे हैं तो टॉप 100 में वो 100वां नहीं आना चाहता, उसको 99 आना है, मतलब लास्ट ना आ जाए बस। वो इस चीज के लिए 3 लोग रेस में भाग रहे हैं, उसको थर्ड नहीं आना है, तो उसका पर्पस क्या है, थर्ड नहीं आना। नहीं आना मतलब अवॉइड करना किसी चीज को, तो वो अवॉइड कर रहा है। क्या है ये ओरिएंटेशन, क्या सेंटर कहां, क्या है उसकी काम का या मेहनत का। अप्रोच ओरिएंटेड, अप्रोच तो होता है जिसमें आप फर्स्ट आना चाह रहे हैं। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, इसमें अप्रोच कर रहे हैं आप, मतलब एफर्ट कर रहे हैं, अप्रोच का मतलब है एफर्ट कर रहे हैं मास्टरी के लिए, तो वो तो है नहीं, यहाँ मास्टरी की तो कोई बात ही नहीं है, और आप एफर्ट से ज्यादा अवॉइडेंस पे ध्यान है, तो अवॉइडेंस ओरिएंटेड मास्टरी गोल्स, मास्टरी पे तो फोकस ही नहीं है ना, तो मतलब ही खत्म हो गया। अप्रोच ओरिएंटेड परफॉर्मेंस गोल्स, अप्रोच ओरिएंटेड परफॉर्मेंस गोल में बच्चा फर्स्ट आएगा कि मेहनत करके कुछ भी करके मुझे फर्स्ट आना, परफॉर्म करना है, यहां बच्चा बच रहा है। तो अवॉइडेंस ओरिएंटेड परफॉर्मेंस गोल है, ये परफॉर्म करना है कि लास्ट नहीं आना है, और अवॉइड कर रहे हैं कि लास्ट नहीं आना है, इसलिए परफॉर्म करना है। ये राजू रस्तोगी जैसी हालत है जो 3 इडियट्स में था कि बस फेल ना हो जाऊं, किसी तरह से पास हो जाऊं, है ना, तो फेलियर अवॉइडेंस गोल कहते हैं इसको दूसरी भाषा में। तो ये फोर्थ ऑप्शन बेस्ट क्या होता है, बेस्ट ना परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन होता है ना ही ये अवॉइडेंस होता है, बेस्ट होता है आपका मास्टरी ओरिएंटेशन के जब मास्टरी सेंटर में है। अप्रोच वर्ड जहां भी लिखा हो मतलब आप वो करना चाह रहे हैं, अवॉइडेंस मतलब उससे बचने के लिए कर रहे हैं कोई काम। तो ये एक बात है, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटेट्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अमॉन्ग द स्टूडेंट्स। फैसिलिटेट मतलब हेल्पफुल है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, पॉजिटिवली काम करेगा ये फैक्टर, समस्या समाधान में को सुसाध्य करता है, हेल्पफुल होगा प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। प्रॉब्लम सॉल्विंग हमें सिखानी है बच्चे को, क्रिटिकल थिंकिंग सिखानी है, दोनों पॉजिटिव बातें हैं। ठीक, एनालॉजिकल थिंकिंग पॉजिटिव होती है, यानी वैसे समान उदाहरण दे दो जिससे बच्चे को क्लैरिटी आए, जो ऐसी सिचुएशन में पहले भी उसने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व की हो और वहां भी हेल्प की हो स्ट्रेटजी, वो एनालॉजी दे दो, बात सही है। फंक्शनल फिक्सनेस नेगेटिव है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में बाधा बनती है, ठीक है ना, तो ये फैसिलिटेट नहीं करेगा। रिस्पॉन्स सेट नेगेटिव है कि एक ही तरीके पर अटके हैं आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, किसी चीज को एक ही ढंग से यूज कर सकते हैं, फंक्शनल फिक्सनेस है ना, फंक्शनल फिक्सनेस है। ये पेन है, पेन से सिर्फ लिखा जा सकता है जरूरी नहीं है ना, कोई खेलते भी हैं कई लोग, आपने देखा होगा स्कूल में वो कौन सा गेम होता था जिसमें 4-5 पेन लगा करके और फिर हम वेट करते थे कि ऐसे बिना हिलाए निकालना है इसको पेन को, बाकी पेन ना डिस्टर्ब हो जाएं, है ना, या फिर कई लोग इसको क्लिप की तरह बालों में लगा लेते हैं, तो ये फंक्शनल फिक्सनेस नहीं है, है ना, मतलब एक चीज को मल्टीपल तरीके से यूज किया जा सकता है। फंक्शनल फिक्सनेस में आप एक चीज के एक ही उपयोग पे ध्यान देते हैं, बस आप फिक्स हो गया आपका जो फंक्शन है किसी चीज को लेकर के। नेगेटिव होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में बाधा बनता है, और हम तो इंडियंस जुगाड़ू लोग हैं, तो हम फंक्शनल फिक्सनेस जुगाड़ में तो काम नहीं लेते, हम तो फिर मल्टीपल तरीके ढूंढते हैं सॉल्व करने के। रिस्पॉन्स सेट आपकी मेंटल सेट से, मेंटल एक्टिविटी से संबंधित है, ये दोनों कॉग्निटिव बायस में आते हैं, नेगेटिव होते हैं, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्पफुल नहीं होते। स्टिमुलस रिस्पॉन्स अपने आप में नेगेटिव है, आपको इसके साथ जाना ही नहीं है पूरे पेपर में कहीं, नॉट के साथ जाना है इसके साथ। तो एनालॉजिकल थिंकिंग यानी सिमिलर प्रॉब्लम पहले आई थी, उस समय आपने क्या तरीके अपनाए थे वो अपनाने हैं। अब एनालॉजिकल थिंकिंग में सिमिलर प्रॉब्लम सेम रिपीट नहीं करनी है, रिस्पॉन्स सेट में आप सेम तरीका रिपीट कर दे रहे हो। एनालॉजिकल प्रॉब्लम में सिमिलर कंपोनेंट्स, जो चीजें कॉमन थी उनका इस्तेमाल करके नई प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, फ्लेक्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्स सेट में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, ये अंतर है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ डैश एंड डैश एटमॉस्फियर इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ लर्निंग एट स्कूल। कैसा एस्टेब्लिशमेंट, किस तरह का, कोलैबोरेटिव एंड कोऑपरेटिव, हाँ दोनों पॉजिटिव लग रहे हैं,
बच्चे कोलैबोरेट करें, एक दूसरे को सहयोग करें, साथ में आए। कोलैबोरेशन मतलब साथ में आए, आप ग्रुप में कोई काम कर रहे हैं। कोऑपरेशन में मदद ज्यादा मिलती है, एक दूसरे की सहायता ज्यादा मिलती है, यही दोनों में अंतर है। कॉम्पिटिटिव नेगेटिव है, बोरिंग नेगेटिव है। कंस्ट्रक्टिव सही है, मैकेनिकल बकवास है, क्योंकि बार बार वही सेम चीज रिपीट होती रहेगी। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, रोट हो जाएगा, रोट लर्निंग यानी रटंत विद्या हो जाएगी। रटंत विद्या चलंत नहीं, आपको करना है क्या, मीनिंगफुल लर्निंग। थ्रेटनिंग ये नेगेटिव हो जाएगा, बच्चों को डराना। चैलेंजिंग भी नेगेटिव ही हो जाएगा। चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा नहीं है, अगर आप हर टाइम वो बच्चा जो है वहां चैलेंज फील कर रहा है या वो नेगेटिव इमोशन फिर महसूस करेगा। उससे बेहतर ऑप्शन आपके पास है कोलैबोरेटिव एंड कोऑपरेटिव। बच्चा ग्रुप में सीखे, क्योंकि लर्निंग क्या है, एक सोशल एक्टिविटी है, और बच्चा बेहतर महसूस करेगा जब उसके साथी उसको मदद कर रहे होंगे और वो सब मिलकर के एक साथ सीख रहे होंगे। बात सही है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा। द सीक्वेंस ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्सेप्ट शुड बी फ्रॉम, यानी किस सीक्वेंस में आप कॉन्सेप्ट्स को प्रेजेंट करें, जो संप्रत्तियों की प्रस्तुति है उनको किस सीक्वेंस में करें। सबसे पहले मुश्किल चीजें या आसान से मुश्किल जाएं? ये आसान से मुश्किल जाना बेस्ट होता है यहाँ पे, या नोन टू अननोन जिसको हम कह देते हैं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स कह देते हैं, ठीक, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट कह देते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड टू अंडरस्टैंडिंग बेस्ड। पहले एप्लीकेशन सिखाएंगे या पहले अंडरस्टैंडिंग? पहले किसी चीज की अंडरस्टैंडिंग होगी फिर एप्लीकेशन सीखते हैं आप। भाई पहले कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं फिर अप्लाई करना सीखते हैं ना, उल्टा थोड़ी करते हैं। हायर ऑर्डर थिंकिंग टू लोअर, उल्टा आ जाएंगे, पहले लोअर से हायर की ओर जाया जाता है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाते हैं, हायर से लोअर की तरफ नहीं। तो ये भी नेगेटिव हो गया, उल्टा हो गया। ये भी उल्टा होना चाहिए था, पहले समझ बाद में ये आवेदन या इसको यूज करना। एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, मूर्त चीजें जिनको बच्चा देख पा रहा है, टच कर पा रहा है। पहले आप यही तो पढ़ाते हो कि भाई ये 5 सेब हैं तो सेब कॉन्क्रीट हैं, बाद में आप डायरेक्ट 5 में से 3 माइनस करने को कहते हो, जो एब्स्ट्रैक्ट है उसके कंपैरिजन में। कॉन्क्रीट जिसको देखा जा सके, टेंजिबल है, टच और फील किया जा सके। एब्स्ट्रैक्ट जो विचारों में हो। तो ये तो आप पियाजे की स्टेज में भी पढ़ते हैं कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल पहले आता है, बाद में 7 से 11 में कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फिर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आएगा 11 से 15 में। तो ये पहले नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, ये उल्टा होगा, CA होगा, ये कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाएंगे। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सही है, यहाँ सरल से जटिल की ओर। आप देखते हैं 4th क्लास की बुक में जो इजी है चीज, वो अगले चैप्टर में अगली क्लास में वो कॉम्प्लेक्स होती जाएगी। तो सरल से जटिल की ओर जाया जाता है, नोन टू अननोन जाया जाता है, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाया जाता है। सिंपल बात, ठीक है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। असर्शन क्या कहता है? द एक्ट ऑफ लर्निंग इन्वॉल्व्स अ प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग कनेक्शंस अमॉन्ग फैक्ट्स ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपीरियंस्ड बाय चिल्ड्रन, यानी जो तथ्यों को देखा गया है और अमॉन्ग फैक्ट्स ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपीरियंस्ड, जो बच्चे ने ऑब्जर्व किया है, जो अनुभव किया है जिन तथ्यों को, उनके बीच में कनेक्शन, यानी बच्चा जो जानता है उनके बीच में कनेक्शन बिल्ड करने से कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। बात सही है। रीजन क्या है? चिल्ड्रन, कुछ भी नेगेटिव नहीं है ना इसमें, चिल्ड्रन लर्न इन अ लीनियर वे एंड नॉट इन स्पाइरल मैनर। ये कहना गलत हो गया। लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन, कोई भी प्रोसेस स्ट्रेट लाइन नहीं होती, वो स्पाइरल होती है, आगे पीछे। आज जो आपने सीखा है कल कंफ्यूज भी होंगे, फिर वो कॉन्सेप्ट पक्का होगा, फिर आगे जाएंगे, फिर पीछे जाएंगे, कंफ्यूजन होती है, आगे पीछे चलता रहता है, चाहे वो डेवलपमेंट हो चाहे वो लर्निंग हो। प्रोसेस कोई भी प्रोडक्ट नहीं होती। एक तो लर्निंग को प्रोडक्ट के रूप में नहीं देखना है, दूसरा आपका यहाँ पे आगे पीछे स्पाइरल होता रहेगा। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाते हैं आप, एक दिन आप कई सारे चैप्टर सीख सकते हैं और हो सकता है फिर कई दिन में एक चैप्टर सीखें, तो इट डिपेंड्स। बात सही है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आप लोग 81% लोग कह रहे हैं। भाई ये माइक ने मुझे कर दिया परेशान, मैं हो गई हूँ इरिटेट। एनीवे, चश्मा भी इसके चक्कर में जो है खराब होने की स्थिति में आएगा। 1 मिनट रुको। चेंज ही होगा, इसका कोई इलाज नहीं है, लाइलाज हो गया है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं। देखिएगा ये ना टाइट हो जा रहा पीछे घूम के। अगर हम बात करते हैं यहाँ असर्शन की, तो द एक्ट ऑफ लर्निंग इन्वॉल्व्स अ प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग कनेक्शंस। अगली बार से एक एडवांस माइक मंगा के रखो। द एक्ट ऑफ लर्निंग इन्वॉल्व्स अ प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग कनेक्शंस अमॉन्ग फैक्ट्स ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपीरियंस्ड बाय चिल्ड्रन। ठीक है, चिल्ड्रन लर्न इन अ लीनियर वे एंड नॉट स्पाइरल वे। नहीं भाई, लर्निंग या डेवलपमेंट कोई भी स्पाइरल प्रोसेस होती है, लीनियर स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकती कि 2 आज सीखा 2 ही कल सीखोगे 2 ही परसों सीखोगे, ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता। एक दिन हो सकता है 4 चीजें सीखी, अगले दिन 5वीं पे ही अटके रह गए, पुरानी में ही कंफ्यूजन हो गई, तो आगे पीछे चलता रहता है। तो ये रीजन गलत है इसका, ये कनेक्शन वाली बात सही थी। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। बात सही है।
थर्ड ऑप्शन 81% लोग सही दे भी रहे हैं जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ एप्रोप्रिएट एकोमोडेशन स्ट्रेटजी विद रिस्पेक्टिव टू इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद द स्पेसिफिक लर्निंग प्रेफरेंस। एक क्वेश्चन इस पे भी आता ही है लर्निंग स्टाइल पे कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई विशिष्ट अधिगम वरीयता वाले विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है, यानी पेयर मैच करना है। तीन मुख्य रूप से हम लर्निंग स्टाइल की बात करते हैं, जिसमें फिर टेक्टाइल की हम अलग से बात करते हैं कि कौन से टाइप का लर्निंग स्टाइल है जो जिसके साथ जिसके बारे में चीजें सही लिखी हुई हैं देखना है आपको। काइंस्थेटिक डूइंग एस्पेक्ट से जुड़ा हुआ होता है, यानी बच्चा एक्टिविटी करके एक्शन बेस्ड सीखेगा। तो रीड मटेरियल अलाउड टू देम, तो ये तो ऑडिटरी लर्नर के लिए होना चाहिए क्योंकि आप मटेरियल रीड कर रहे हो। काइंस्थेटिक जो है गति संवेदी, तो इसके तो सेंसेस को इन्वॉल्व करा के फिजिकल एक्टिविटी कराओ, तो ये तो गलत है पेयरिंग। ऑडिटरी सुन के सीखेगा, यहां आप कह रहे हो हाईलाइट मेन पॉइंट्स, हाईलाइटर से हाईलाइट करो, तो ये तो विजुअल लर्नर के लिए हो गया। ये ऑडिटरी के लिए सही था, जबकि कि उसके लिए मटेरियल सुना दो उसे, तो वो सुन के जल्दी सीखता है क्योंकि ऑडिटरी लर्नर है। टेक्टाइल वाला टच करके, टच एंड फील मटेरियल, वो बच्चे जो दृष्टि बाधित होते हैं उनके लिए बहुत काम आता है टच एंड फील मटेरियल, जिसमें ब्रेल लिपि भी शामिल है ना। आस्क फॉर ओरल समरीज, तो ये ऑडिटरी के लिए था, ये यहाँ पे इन्होंने टेक्टाइल मटेरियल के साथ जोड़ दिया। विजुअल वाले बचता है, यूज मैप्स एंड फ्लो चार्ट्स टू ऑर्गेनाइज मटेरियल। फ्लो चार्ट, आपका कोई पिक्चर कुछ दिखा दो इनको तो अच्छा सीखते हैं ये विजुअल लर्नर्स। तो एक ही सही से पेयर्ड है, बाकी सारे यहाँ गड़बड़ हैं। ठीक है, अगर वैसे आप देखें तो मुख्य रूप से जो है तीन स्टाइल हैं, जिसमें हम 65% कहते हैं ज्यादातर लोग विजुअली सीखते हैं, कोई चार्ट दिखा दो, कोई पिक्चर दिखा दो। 30% ऑडिटरी लर्नर्स हैं और 5% काइंस्थेटिक लर्नर्स हैं। टेक्टाइल को हम जनरली यूज करते हैं उनके लिए जो विजुअली इंपेयर्ड बच्चा है, जिसको देखने में समस्या है, तो इसको हम इन तीन कैटेगरी में काउंट नहीं करते हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस ऑफ चिल्ड्रन। मिसकॉन्सेप्शन या ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन या नाइव कॉन्सेप्शन के बारे में कौन सा सही नहीं है, फटाक से बताइएगा, पढ़ो और बताओ, जवाब दो जल्दी। आवाज नहीं आ रही, क्या हो गया? सही आ रही है यहाँ से? हाँ, कह रहे हैं बेस्ट पेडागोजी टीचर बट इररिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स यूट्यूब सेशंस। इसके बारे में यार बात करेंगे। और बेस्ट, और आप लोग ये भी लिखते रहते हैं, मैं देख रही थी कल परसों कमेंट चेक किए थे कि ऑथेंटिक स्टाइल है, आपके जैसा स्टाइल नहीं है, ये वो। उसका रीज़न है मैक्सिमम चैनल्स या तो इंस्पायर्ड हैं लेट्स लर्न से, बाद में बने हैं, है ना। 9 साल हो गए हैं यूट्यूब पे सीटेट पढ़ाते हुए, और या फिर कई तो एग्जैक्टली ही कॉपीड हैं। कई लोग क्रेडिट दे देते हैं, कई लोग क्रेडिट नहीं देते हैं, कई लोग सेलेक्ट हुए पढ़ पढ़ के, फिर वो बाद में वीडियोस डिलीट कर देते हैं, तो वो एक अलग कहानी है। वो उसका रीज़न यही है क्योंकि लेट्स लर्न जो है किसी को देख के इंस्पिरेशन से नहीं बना। सीटेट की अगर हम बात करें, टीचिंग एग्जाम्स की अगर हम बात करें, उस टाइम तो माहौल ही नहीं था। 2016 में कौन पढ़ता था यूट्यूब से, और टीचिंग का तो नाम और निशान नहीं था। मुझे खुद नहीं पता था 50 लाख लोग होते हैं टीचिंग में, तो उसका वो पर्टिकुलर रीज़न है। और फिर जब आप इतने लंबे समय तक हज़ारों हज़ार, मतलब यंग एज में और सालों साल तक आप जब इतने हज़ारों हज़ार वीडियोस बना लेते हैं, पेड बैचेस भी हैं, अभी ऑफलाइन क्लासेस भी हैं, तो एक टाइम आता है जब आप थोड़ा सा बर्नआउट महसूस करते हैं, और आपकी पर्सनल लाइफ भी चल रही होती है। तो जीवन में ऐसा तो नहीं उतार चढ़ाव नहीं होते हैं, तो वो सब मिल करके फिर आप थोड़ा सा प्रायोरिटी चेंज होती हैं कई बार। तो ऐसा नहीं है, हाँ इस बार यूट्यूब को, मतलब इस बार क्या, पिछले 2 साल में मैं कम ही एक्टिव रही हूँ, उतनी एक्टिव नहीं रही पहले जितनी हुआ करती थी। उसका रीज़न है कि एक तो मैं किसी रेस में नहीं हूँ, और कई बार जब आप मतलब आपको टाइम के हिसाब से देखनी होती हैं चीज़ें, तो इस पर हम थोड़ा सा बाद में बात करेंगे, लास्ट में बात करेंगे, और इस पे बाकी मैंने आपको बता दिया है। लेकिन हाँ, इनफ चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, आज भी आप हिंदी इंग्लिश की मैराथन से लेके CDP मैराथन से लेके, अगर आप सच में पढ़ने के इच्छुक हैं तो पुराने सेशंस भी उतने ही हेल्पफुल हैं, समझ रहे हो। बाकी फिर भी मैं क्षमा चाहती हूँ भैया आपसे कि जो है उतना टाइम इस बार आपको नहीं दिया जा सका, आगे कोशिश मेरी पूरी रहेगी। देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस ऑफ चिल्ड्रन। बताइए फटाफट से। नॉट करेक्ट, तो जो बच्चे के पक्ष में नहीं है वही नॉट करेक्ट है यहाँ। चिल्ड्रंस कॉन्सेप्शंस आर बेस्ड ऑन देयर सोशल एंड कल्चरल एक्सपीरियंसेस, यानी बच्चों की अवधारणाएं उनके सामाजिक और सांस्कृतिक अनुभवों पर आधारित होती हैं। ये तो पॉजिटिव है बच्चे के पक्ष में, हमें तो नॉट वाला जवाब चाहिए, जो गलत होगा वही सही है यहाँ, क्योंकि पूछा ही गलत है। चिल्ड्रन आर बॉर्न टू मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड एंड दे ट्राई टू फॉर्मुलेट रीजंस फॉर फिनोमिनन अराउंड देम। ये भी पॉजिटिव है, बच्चे के एक्सपीरियंसेस की बात कर रहा है, बच्चा एक्टिव है। चिल्ड्रन आर इलॉजिकल, अनइंटेलिजेंट एंड डू नॉट पोजेस द कैपेसिटी फॉर मीनिंग मेकिंग। ये बात एकदम सही है कि बच्चे जो हैं, बच्चों में कमी निकाल दी, इसका मतलब जवाब तो गलत हो गया, और हमें गलत ही चाहिए क्योंकि पूछा ही गलत है।
नहीं लिखा है ना ऑप्शन में। तो तार्किक व बुद्धिमान नहीं होते बच्चे, इलॉजिकल होते हैं, इसलिए ऐसी बातें बना लेते हैं। भाई वो अपने अनुभव से सीख रहा है, आपको ये देखना है। बच्चे की गलती से आपको अनइंटेलिजेंट नहीं मानना उसको। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड चिल्ड्रंस कॉन्सेप्शंस एंड बिल्ड अपॉन इट। बिल्कुल सही बात है। बच्चे के कॉन्सेप्ट जो प्रीवियस नॉलेज है उस पर आप नए कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं, जैसे आप नींव पे इमारत बनाते हैं या दीवार बनाते हैं, है ना। तो ये थर्ड ऑप्शन यहाँ पे गलत है, और जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा। तीसरा सवाल क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चिल्ड्रंस फेलियर इन स्कूल्स। यानी स्कूलों में बच्चों की असफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक जिम्मेदार हैं। फियर एंड एंग्जाइटी, ये बिल्कुल पॉसिबल है। नेगेटिव इमोशन है तो फेलियर का रीजन बन सकते हैं। बोर्डम एंड कंफ्यूजन, यस ये भी नेगेटिव है, और यही पूछा है हमसे। इररेलेवेंट करिकुलम, हाँ अगर रेलेवेंट नहीं होगा, जीवन से जुड़ा हुआ नहीं होगा करिकुलम, बच्चे बोर हो जाएंगे, उनकी लाइफ से नहीं जुड़ रहा, वो कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, जिसको हम डीकॉन्टेक्चुअलाइज्ड पेडागोजी भी कहते हैं। कॉन्टेक्स्ट में सिखाना है, चाहे ग्रामर हो, पढ़ाना है संदर्भ में, मतलब रियल लाइफ से जोड़ के, जिस संदर्भ से बच्चा आ रहा है वो एग्जाम्पल्स आप दीजिए, है ना। जैसे आपको ब्रेकअप के एग्जाम्पल्स बहुत जल्दी समझ आते हैं क्योंकि आप यंग लोग हैं, समझ लो। तो ये डीकॉन्टेक्चुअलाइज्ड अगर एग्जाम्पल होंगे, पेडागोजी होगी कि एग्जाम्पल्स दिए जा रहे हैं अमेरिका के, और आप अमेरिका का ए नहीं देखा, आपने कभी सुना नहीं, तो फिर कैसे बात बनेगी, ये डीकॉन्टेक्चुअलाइज्ड हो जाएगा। तो बच्चे के एनवायरमेंट से आपको एग्जाम्पल्स देने हैं। बात समझ रहे हो, बात नहीं समझ रहे हो, समझ रहे हो, चलो फिर। तो ये चारों ही बातें सही है। ये अगर चारों चीजें होंगी तो ये नेगेटिव है, फेलियर का कारण बनेंगे। स्कूल में बच्चे फेल क्यों होते हैं, उसका रीजन है ये कि संदर्भ में जोड़ के जीवन से नहीं पढ़ा रहे हैं, फ्लेक्सिबल नहीं है करिकुलम, रिजिड है, और फियर का माहौल है, एंग्जाइटी का माहौल है, पेपर का डर है, बोर्डम महसूस कर रहे हैं बच्चे। इन सब का उल्टा कर दोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा कि बच्चे जॉय फील कर रहे हैं, लव ऑफ लर्निंग फील कर रहे हैं, फ्लेक्सिबल करिकुलम है, कॉन्टेक्चुअलाइज्ड पेडागोजी है, ठीक है। तो ये चारों ही फेलियर का रीजन बन सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 31, 10 सवाल और हैं आपके। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम प्रैक्टिसेस मोस्ट डायरेक्टली प्रमोट्स मेटा कॉग्निटिव स्किल्स अमॉन्ग लर्नर्स। यानी निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा शिक्षण विधि शिक्षार्थियों में मेटा कॉग्निटिव स्किल, यानी जिसको हम परासंज्ञानात्मक कौशल कहते हैं, सबसे अधिक रूप से बढ़ावा देगा मेटा कॉग्निटिव स्किल को। फटाफट से बताओ। फोर्थ ऑप्शन कह रहे हैं आप लोग, बहुत बढ़िया। रिपीटिंग डेफिनेशंस, देखो रट्टेबाजी से नहीं चलेगा मेटा कॉग्निशन, तो बच्चे की थिंकिंग पे जोर डलेगा। रिव्यूइंग, प्लानिंग, रिफ्लेक्टिंग, थिंकिंग, ये सब आएगा। यूजिंग फ्लैश कार्ड्स टू मेमोराइज, मेमोराइज कोई बहुत अच्छा शब्द नहीं है, ये याद करना मतलब रट्टे लगाना। ड्रिल, प्रैक्टिस, ये सब नेगेटिव ही होते हैं, ठीक। आस्किंग स्टूडेंट्स टू इवेल्युएट विच लर्निंग स्ट्रेटजी हेल्प देम मोस्ट, यस 58% लोग फोर्थ कह रहे हैं, गलत जवाब कहते हैं उसे। कमाल कर दिया आपने, शाबाश। देखिए फिर से पढ़ते हैं, पूछा है कौन सा मोस्ट डायरेक्टली प्रमोट करता है मेटा कॉग्निटिव स्किल्स को बच्चों के बीच। मेटा कॉग्निटिव स्किल क्या होती है सरकार? मेटा कॉग्निटिव स्किल्स होती हैं जब आप रिफ्लेक्ट करें, चिंतन करें, जो आपने सीखा, क्या सीखा, कितना सही सीखा, कहां इंप्रूवमेंट की जरूरत है, अच्छा किस सब्जेक्ट में मैं वीक हूं, किस में मुझे, अच्छा मैथ्स में ज्यादा टाइम लग रहा है तो मुझे वो टाइम बचाना है पेपर में, मैथ्स बाद में सॉल्व करूंगा। दिस इज मेटा कॉग्निशन। आप स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, आप प्लान कर रहे हैं, आप रिव्यू कर रहे हैं, आप देख रहे हैं आपको कहां जरूरत है चेंज करने की, आप इवेल्युएट कर रहे हैं रिफ्लेक्ट करके और नई स्ट्रेटजी बना रहे हैं। प्रोवाइडिंग स्टेप बाय स्टेप हिंट्स ड्यूरिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये मेटा कॉग्निशन नहीं होता। मेटा कॉग्निशन में स्टेप बाय स्टेप, ये तो एल्गोरिथम हो जाएगा ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्ट्रेटजी एल्गोरिथम के स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन है उस चीज का, कि आपका घर में इंटरनेट नहीं चल रहा वाईफाई, आपने वाईफाई वाले को कॉल किया, वो बताएगा जी ट्रबल शूट कर लो, स्टेप 1 ये, स्टेप 2 ये, स्टेप 3 ये है। दिस इज एल्गोरिथमिक प्रॉब्लम सॉल्विंग, या एल्गोरिथमिक तरीका है, ये भी प्रॉब्लम सॉल्विंग का तरीका है, लेकिन मेटा कॉग्निशन नहीं है। मेटा कॉग्निशन की अगर हम बात करें, मेटा कॉग्निशन की अगर हम बात करें तो आस्किंग स्टूडेंट्स टू इवेल्युएट विच लर्निंग स्ट्रेटजी हेल्प्ड देम मोस्ट। कोई कह रहा है 2024 में भी आपकी तबीयत खराब हो गई थी, मैं फेल हो गई तब से। भाई आई एम सॉरी, आप फेल हो गए उस चक्कर में, बट हाँ मेरी सच में तबीयत खराब थी। मैं पिछले 2 साल में काफ़ी स्ट्रगल किया है हेल्थ वाइज और भी चीज़ों में, तो और मैं थोड़ा सा क्या कहेंगे उसको, मिनी रिटायरमेंट टाइप भी चल रहा था, कि मतलब थोड़ा सा अभी काम बहुत कर लिया था, तो एक हल्का सा ब्रेक भी साथ साथ हो जाए तो मैं समझ सकती हूँ, बट मेरी वापस से वो एनर्जी वापस आ गई है अभी, और बैलेंस करके करने की पूरी कोशिश चल रही है। तो आप लोग पुराने सेशंस भी देख लिया करो, हैं, ये तो नहीं कह सकते आपके फेल हो गए थे, पढ़ लेते यार, इतनी वीडियोस हैं चैनल पे, देखो एक बार। आस्किंग स्टूडेंट्स टू इवेल्युएट विच लर्निंग स्ट्रेटजी हेल्प देम मोस्ट, इसमें बच्चे को रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा, खुद से इवेल्युएट करना पड़ेगा, कौन से तरीके से, कौन से मेथड से, किस टीचर से उन्हें सबसे ज्यादा समझ में आता है, कहां उनको अभी मदद की जरूरत है, कैसे रिव्यू करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, स्ट्रेटजी बनाएंगे, प्लान करेंगे। झांकना, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, चिंतन मनन, आगे की प्लानिंग, रिव्यू करना, जो सही हुआ वो क्या हुआ, आगे क्या गलत है, कैसे सही किया जाए। जिस सीट पे बैठते हो बच्चे वहां शोर मचाते हैं इसलिए नहीं पढ़ पा रहे हो,
जिस लाइब्रेरी में जाते हो मान लो, फिर आपने लाइब्रेरी चेंज कर दी या फिर आपने घर पे पढ़ना शुरू कर दिया। ये क्या है? मेटा कॉग्निशन, कि आप समझ पा रहे हो कि आप क्यों नहीं कर पा रहे हो कोई चीज, रिव्यू कर पा रहे हो, प्लान कर पा रहे हो। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन है, फोर्थ नहीं है। ऐसे इतने आसान सवाल में गिर गए यार आप लोग हैं। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट मेटाकॉग्निटिव बिहेवियर, यानी निम्नलिखित में से कौन सा मेटाकॉग्निटिव व्यवहार नहीं दर्शाता है? बताइए फटाफट से। मेटाकॉग्निटिव बिहेवियर को नहीं दर्शाता है। अ स्टूडेंट चेकिंग वेदर हर आंसर मेक्स सेंस, यानी जब एक बच्चा अपना उत्तर को चेक कर रहा है कि क्या ये सही जवाब दिया है मैंने, तो मतलब रिफ्लेक्ट कर रहा है, चिंतन कर रहा है, प्रकाश डाल रहा है अपने किए हुए पे। रिफ्लेक्शन किसके पार्ट है? मेटाकॉग्निशन का पार्ट है। यस, रिफ्लेक्ट, रिव्यू, प्लान, मैनेज, सेल्फ रेगुलेट, और क्या आपका इवेल्युएट, स्ट्रेटेजाइज, ये सब मेटाकॉग्निशन से जुड़े हुए। थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, थिंकिंग अबाउट योर प्लान, थिंकिंग अबाउट व्हाट यू डिड। ठीक, अ लर्नर डिसाइडिंग टू चेंज स्टडी स्ट्रेटेजी आफ्टर रिफ्लेक्शन, यानी एक बच्चे ने स्ट्रेटजी को चेंज करने का ठाना जब उसने रिफ्लेक्ट किया कि यार ये तो तरीका सही नहीं है, मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, या फिर कुछ तो मैं गलत पढ़ रहा हूं, मेरे को टॉपिक समझ नहीं आ रहा। तो अब तरीका बदलते हैं, टीचर बदलते हैं, किताब बदलते हैं, थोड़ा सा एफर्ट देते हैं, पढ़ते हैं, घंटे ज्यादा पढ़ते हैं, सिर्फ वीडियो देखने से नहीं चलेगा, खुद से भी पढ़ना पड़ेगा। तो रिफ्लेक्ट किया है आपने, तो ये मेटाकॉग्निशन है। अ स्टूडेंट मेमोराइजिंग फैक्ट्स बाय रोट रेपिटेशन, रट्टाफिकेशन को मेटाकॉग्निशन नहीं कहते, और जो नहीं कहते वही सही है, क्योंकि पूछा क्या है आपसे, क्या सही नहीं है मेटाकॉग्निशन के बारे में, तो थर्ड ऑप्शन सही नहीं है, और यही सही है क्योंकि पूछा ही सही नहीं है या गलत है, तो जो गलत है वही सही है। अ लर्नर आइडेंटिफाइंग हिज ओन एरियाज ऑफ कंफ्यूजन, आप खुद से पकड़ रहे हैं ना कहां स्ट्रेंथ है कहां वीकनेस है, तो वो तो पॉजिटिव बात है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा। 33वां सवाल क्या कहता है भाई? अ लर्नर हु प्लान्स, मॉनिटर्स एंड इवेल्युएट्स हिज लर्निंग शोज हायर एकेडमिक सेल्फ रेगुलेशन, एक बच्चा जो अपनी लर्निंग प्रोसेस की योजना बनाता है कि मैं कैसे पढ़ूंगा, प्लान क्या है मेरा आगे, मॉनिटर करता है कि अच्छा मैंने जितना टाइम टेबल बनाया था मैं पढ़ पा रहा हूं कि नहीं पढ़ पा रहा हूं, एंड इवेल्युएट्स कितना अचीव हो पा रहा है, जितना मैंने सोचा था हो पा रहा है कि नहीं, लर्निंग शोज हायर एकेडमिक सेल्फ रेगुलेशन। अब जो बच्चा ये सब कर रहा होगा तो उसका हायर सेल्फ रेगुलेशन या एकेडमिक सेल्फ रेगुलेशन दिखेगा, उसका काम पूरा मिलेगा, पढ़ता हुआ नजर आएगा, अपनी स्ट्रेंथ्स पे वीकनेसेस पे काम करता हुआ नजर आएगा, है ना, स्ट्रेंथ को और अच्छी स्ट्रेंथ बनाएगा। तो ये मेटाकॉग्निशन है, बिल्कुल सही है। रीजन क्या है? मेटाकॉग्निशन इन्वॉल्व्स अवेयरनेस एंड कंट्रोल ओवर वंस ओन कॉग्निटिव प्रोसेसेस, आप कैसे सोचते हैं, कैसे फील करते हैं, इन सब को मैनेज करना, कंट्रोल करना, इन पे सोच पाना, ये सब मेटाकॉग्निशन का पार्ट है। बात सही है? तो ए एंड आर बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्लियर है? मेटाकॉग्निशन पे एक सवाल निश्चित है, मिनिमम 2 आ जाए बात अलग है। आजकल क्योंकि इन्होंने ये भी पैटर्न पकड़ रखा है, किसी भी चीज से जस्ट पे पहले सिर्फ एक सवाल देते थे, 2 भी दे देते हैं, जैसे मोटिवेशन पे 2 सवाल दे देते हैं। अ टीचर शुड एनकरेज स्टूडेंट्स टू सेट डैश गोल्स रादर देन डैश गोल्स। बताइए, टीचर को नंबर वाले गोल्स सेट करवाने बच्चे को या लर्निंग वाले? लर्निंग वाले, सिंपल है। तो लर्निंग गोल्स, यस। तो एक शिक्षक को विद्यार्थियों को डैश निर्धारित करने के लिए, यानी अधिगम लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, बजाय कि प्रदर्शन लक्ष्य कि फर्स्ट आना है। वो चतुर रामलिंगम की तरह 3 इडियट में के चमत्कार को बलात्कार बोल रहे हैं, बट रट्टा लगा लिया है, फर्स्ट आना कुछ भी करके। तो वो फर्स्ट आना लेकिन रट के आना, ये परफॉर्मेंस गोल है। लर्निंग गोल या मास्टरी गोल क्या है? कि सीखने पे फोकस है, मास्टरी बनेंगे वो रेंचो की तरह, ठीक है ना, फुनसुक वांगलू, वो बेहतर है बजाय कि परफॉर्म करने के। और फेलियर अवॉइडेंस कौन सा है? राजू रस्तोगी, 3 इडियट देख लिया आप, कि उसको बस फेल होने से डर लगता है ना। तो परफॉर्मेंस गोल नहीं सेट करने हैं, परफॉर्मेंस गोल के लिए नहीं, लर्निंग गोल के लिए, रादर देन लर्निंग गोल, तो ये गलत हो जाता है ना। फेलियर अवॉइडिंग गोल्स सेट करे मार्क्स सीकिंग गोल्स की जगह, ये भी गलत है। फेलियर अवॉइडिंग भी नहीं, लर्निंग या मास्टरी गोल्स बेटर हैं। मार्क्स सीकिंग गोल्स, फेलियर अवॉइडिंग नहीं, सीखने पे फोकस फर्स्ट ऑप्शन में है। ठीक है, बात क्लियर है? इतनी बात, कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या यहां तक हो तो आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा। चिल्ड्रंस एरर्स एंड मिसकंसेप्शंस, यानी बच्चों की जो गलतियां हैं और भ्रांतियां हैं वो क्या हैं? बच्चे की गलतियां एक तो उसकी थिंकिंग प्रोसेस में विंडो का काम करती हैं, पार्ट ऑफ लर्निंग है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने कुछ सीखा है और गलती नहीं की है, या गलती की संभावना नहीं है ना। तो गलतियों से हम सीखते हैं यदि सीखना चाहें तो, ठीक है। तो एरर्स को हम पॉजिटिव मानते हैं, नेगेटिव नहीं मानते। बच्चे के फेलियर को या एरर्स को या मिसकॉन्सेप्शन को, जो गलत भ्रांतियां, धारणाएं, नाइव कॉन्सेप्शन बन गए हैं, वो सब सिग्निफिकेंट हैं, हेल्पफुल हैं, आर अ सिग्निफिकेंट स्टेप इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचर के लिए तो सिग्निफिकेंट है ना, महत्वपूर्ण है, तभी तो समझ में आएगा अगली बार किस मेथड से पढ़ाया जाए कि भ्रांतियां कम से कम हो। भ्रांतियां पकड़ी ही नहीं जाएंगी क्लास में, अगर निकल के ही नहीं आएंगी कंफ्यूजन बच्चे की क्या है, तो वो क्लियर नहीं हो पाएंगी कभी। ठीक, तो शिक्षण अधिगम के तरीके से तो आप देखेंगे बच्चे की गलतियां हेल्पफुल ही होती हैं, ताकि उसको बेहतर तरीके से सिखाया जा सके और पता लग सके कि कैसे
सीखता है बच्चा, सोचता कैसे है, उसकी थिंकिंग में एक विंडो का काम करती है। ये हिंड्रेंस या बैरियर या ऑब्स्टेकल नहीं काउंट करते हम गलतियों को, है ना। गलती पार्ट ऑफ लर्निंग है, ठीक। शुड बी इग्नोर्ड इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, क्यों भाई, इग्नोर करोगे तो ठीक नहीं हो पाएगा। सिग्निफाई दैट चिल्ड्रंस कैपेबिलिटीज आर फार इंफीरियर, बड़ों से इंफीरियर हैं बच्चे, कमतर हैं, ये सब नहीं करना है। आपको पता है पियाजे ने क्या कहा है, क्वालिटेटिवली डिफरेंट है बच्चों की सोच, क्वांटिटेटिवली नहीं। मतलब बच्चे मात्र लिटिल साइंटिस्ट हैं, नन्हे वैज्ञानिक हैं, वो अपनी एक दुनिया में अपना एक कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं नॉलेज को, क्यूरियस हैं। और यहाँ पे ऐसा नहीं मानना है कि अडल्ट्स जो हैं बहुत बढ़िया सोचते हैं और वो खराब सोचते हैं। सोचते अडल्ट्स भी हैं, सोचते बच्चे भी हैं, क्वालिटी का डिफरेंस है, द वे दे थिंक इज डिफरेंट, ठीक। काइंड का डिफरेंस है, अमाउंट का नहीं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है, विच लर्निंग स्ट्रेटजी इन्वॉल्व्स चिल्ड्रन टीचिंग अदर्स व्हाट दे हैव लर्नड, यानी बच्चे वो सिखा रहे हैं जो उनको आता है ऑलरेडी दूसरों को, अब अपने दोस्तों को, आसपास पड़ोसियों को, है ना, मामा फूफी के बच्चों को, ठीक, जो उनको आता है वो सिखा रहे हैं बच्चे। बात सही है कि नहीं, किया होगा आपने कभी ना कभी। अगर एक बच्चा है आपके आसपास, आपके घर में, जो 6th क्लास में है और उसका मामा का बच्चा है या बुआ का बच्चा है वो आया है और वो 3rd क्लास में है या 4th क्लास में है, तो इस 6th वाला उसको पूरा ज्ञान देने की कोशिश करता है कि देख मैं पढ़ाता हूं भाई तुझे, ये वाला कॉन्सेप्ट ऐसे होता है, अच्छा तुझे इतना भी नहीं आता। तो बेसिकली बच्चा जो उसने खुद सीखा है वो दूसरे को सिखा रहा है, ये सब कह के नहीं कि इतना नहीं आता, बट वो अपना तरीका, वो कंफर्टेबल होते हैं आपस में बच्चे एक दूसरे के साथ। तो विच लर्निंग स्ट्रेटजी, ये कौन सी लर्निंग स्ट्रेटजी है, जब जो आपको आता है वो आप अपने पीयर को सिखा रहे हैं या अपने से छोटे को सिखा रहे हैं। पीयर मतलब लगभग सेम एज के लोग। तो एक्सपोजिटरी टीचिंग नेगेटिव होती है, इसका मतलब होता है दिमाग में भरने की कोशिश कर रहे हैं आप, जो आपको आता है वो रट्टाफिकेशन है। दिस इज रेसिप्रोकल टीचिंग, जिसकी बात आपके वाइगॉत्स्की भी कर रहे हैं, पीयर ट्यूटरिंग भी कह सकते हो आप इसको। अगर ऑप्शन में पीयर ट्यूटरिंग होता तो वो सही हो जाता, ठीक है ना। वो दोनों में से एक ही रखेंगे, दोनों नहीं रखेंगे, क्योंकि बच्चे आपस में एक दूसरे से सीखते हैं, टीचर बच्चे से सीखता है, बच्चा टीचर से सीखता है ना। इसमें रिफ्लेक्शन होता है, आपका प्रेडिक्शन होता है, वो जो हमने समझा था क्वेश्चनिंग होता है, रिव्यू करते हो आप, इसमें समराइज करते हो, PQRS 4 स्टेप्स थे इसमें रेसिप्रोकल टीचिंग में, है ना, कि प्रिडिक्ट करेगा बच्चा, क्वेश्चनिंग, रिव्यू, समराइज। उसमें ज्यादा नहीं जाना है, इसका सिंपल मतलब है दोनों एक दूसरे से सीख रहे हैं, पारस्परिक शिक्षण है। कंडीशन लर्निंग से दूर रहना, ये वर्ड ही नेगेटिव है। रोट लर्निंग अगेन रट्टाफिकेशन है। तो रेसिप्रोकल मतलब एक दूसरे से सीख रहे हैं, परस्पर सीख रहे हैं, पीयर ट्यूटरिंग भी यहां हो सकता था। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द रीजंस फॉर असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन, क्यों करें हम आकलन बच्चे का। टू सेपरेट एंड लेबल चिल्ड्रन इनटू नॉन अचीवर्स, लो अचीवर्स, एवरेज एंड हाई अचीवर्स। बच्चे पे ठप्पा लगाना किसी भी आकलन का उद्देश्य नहीं हो सकता, है ना। ऑफ लर्निंग भी डिसीजन मेकिंग के लिए होता है, ठप्पा लगाने के लिए नहीं होता, ठीक। टू इंप्रूव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यस, बच्चे के भले में, जो बच्चे के पक्ष में जो ऑप्शन है वो सही है। टू फाइंड आउट व्हाट चेंजेस एंड प्रोग्रेस इन लर्निंग दैट टेक्स प्लेस इन द चाइल्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कैसे बच्चा सीखता है एक समय अवधि के दौरान, साल भर में, 6 महीने में कैसे इंप्रूव किया, कहां बेहतर हुआ, ये सब जानने के लिए असेस कर रहे हैं, आकलन कर रहे हैं, सही बात है। टू डिस्कस द कैपेबिलिटीज, पोटेंशियल, स्ट्रेंथ्स एंड चैलेंजिंग एरियाज ऑफ द चाइल्ड, बिल्कुल सही बात है, और पेरेंट्स के साथ भी आप ये डिस्कस कर सकते हैं, सही है। बस लेबलिंग वाला गलत है, तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ यहां सही है, जो कि थर्ड ऑप्शन 80% लोग सही जवाब दे भी रहे हैं, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ऑटिज्म, यानी स्वालीनता के संदर्भ में कौन सा सही है, बताइए। मैंने लगभग कई सारे टॉपिक्स इसमें इंक्लूड इसीलिए कर लिए हैं कि वो 15 नंबर तक बात चली जाए, कुछ टॉपिक्स जो आते ही हैं वो आपको पता हो, ठीक है। 2-3 सवाल और हैं, फिर आप आराम से सो सकते हैं, ठीक है। कल हम ये डिस्कस करेंगे पेपर कैसे सॉल्व करना है, और 7 तारीख को जो भी आप पेपर करके आएंगे वो मैं आंसर की तुरंत का तुरंत डिस्कस कर लेंगे उसको, ठीक है। मतलब कोशिश तो यही है, एटलीस्ट मैंने ऑफलाइन की छुट्टी की है सैटरडे। चलिएगा, तो अगर हम देखें यहां, तो स्वालीनता के संदर्भ में या ऑटिज्म के संदर्भ में इसको ASD कह सकते हैं, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जिसमें और भी ADHD और ये आपका ऑटिज्म और आपका कई सारे ऐसे डिसऑर्डर्स हैं, OCD, वो सब आ जाते हैं, एक अम्ब्रेला टर्म कहते हैं हम इसको, ठीक। तो अगर आप ऑटिज्म की बात कर रहे हैं तो कौन सा एक सही है, तो ऑटिज्म इज कॉज्ड सोनली बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स, नहीं, ये हम कह ही नहीं सकते कि सिर्फ एनवायरमेंट से होता है या सिर्फ जेनेटिक रीजन है, दोनों का कुछ अपना एक कॉम्बिनेशन बनता है जिसकी वजह से ऑटिज्म जो है हो सकता है बच्चे में। ऑटिज्म कैन बी क्योर्ड एंड इंप्रूव्स विद एज, ये सब फालतू बातें, कोई भी डेवलपमेंटल डिसऑर्डर पूरी तरह से क्योर नहीं किया जा सकता, चाहे वो डिसलेक्सिया हो, डिस्ग्राफिया हो, ADHD हो,
कोई भी अगर डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, यानी अर्ली चाइल्डहुड के समय तक अगर वो विकसित हो गया है या डेवलपमेंट के समय में विकसित हो गया है, और इसमें ब्रेन की वायरिंग जो है, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स कहते हैं इनको, वो डिफरेंट होती है, तो इसमें आप ऐसा, और इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा सीख नहीं सकता, ठीक, तो ये, लेकिन इनको क्योर नहीं कर सकते आप, क्योंकि वो एटिपिकल, वो कहते हैं इनकी जो वायरिंग है ब्रेन की, यानी नॉर्मल से अलग है। ऑल ऑटिस्टिक पीपल हैव एटलीस्ट वन एक्सेप्शनल स्किल, जरूरी नहीं है। ऑटिज्म इज अ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, दिस इज द राइट थिंग। ये डिसलेक्सिया के बारे में भी सही है, ये डिस्ग्रेफिया के बारे में भी सही है ना, कि ऑटिज्म क्या है, एक तंत्रिकीय विकासात्मक विकार है, आपका नर्वस सिस्टम, ब्रेन की वायरिंग, इन सब का एक कॉम्बिनेशन मिल करके, और ये डेवलपमेंट के समय में बाहर आ जाता है, मतलब पता लग जाता है आपका 12 साल से पहले पहले, चाइल्डहुड की एज में पता लग जाते हैं ये सारे, ठीक है। तो ये एक बात है। ऑटिस्टिक बच्चे को रूटीन अगर चेंज होता है तो उसको दिक्कत होती है, रूटीन स्ट्रक्चर्ड टास्क में वो अच्छा रहता है, बार बार रूटीन चेंज करेंगे, सोशल कम्युनिकेशन में, आई कॉन्टेक्ट में रिपीट बहुत करता है, स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर होता है ना, तो ये सब चीजें होती हैं, रूटीन टास्क ही अच्छा कर लेते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, असर्शन है स्कूल्स शुड फंक्शन विद इन फ्रेमवर्क्स विच असेस द फिनिश्ड प्रोडक्ट एंड लर्निंग आउटकम्स। चलो बताओ फटाफट, सेकंड लास्ट सवाल है, फटाफट से बताओ। कल तो यार, कल मैं आपको बताऊंगी पेपर कैसे सॉल्व करना है, कल सही समय नहीं है, वो आप पुराने सेशंस फिर देख लो। उसके लिए इंग्लिश पेडागोजी मैंने लगाया था, मैं करा नहीं पाई कुछ कारणवश, अभी उस पर भी चर्चा करेंगे, चलिएगा। क्या है असर्शन, स्कूल्स शुड फंक्शन विद इन फ्रेमवर्क्स विच असेस द फिनिश्ड प्रोडक्ट एंड लर्निंग आउटकम्स। फाइनल प्रोडक्ट जो निकल के आया है, नंबर कितने आए हैं, इस पे फोकस होना चाहिए स्कूल्स का, नहीं लर्निंग आउटकम्स, ठीक है, लेकिन सिर्फ लर्निंग आउटकम या फिनिश प्रोडक्ट पे ध्यान होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। प्रोसेस है ना लर्निंग, तो प्रोसेस पे ग्रेजुअली कैसे सीखी जा रही है उस पर ध्यान होना चाहिए। लर्निंग इज टाइटली सीक्वेंशियल एंड हायरार्किकल, यानी सीक्वेंशियल होती है और हायरार्किकल होती है। सेकेंड ऑप्शन आप लोग 47% लोग कह रहे हैं। नहीं भाई, फर्स्ट ए कैसे ट्रू हो सकता है, ये क्या क्या कर रहे हो आजकल, बोथ एन आर आर ट्रू, बोथ एन आर आर ट्रू, नहीं भाई, बोथ एन आर आर फॉल्स। हम इसको टाइटली सीक्वेंशियल एंड हायरार्किकल नहीं कहते, स्पाइरल में है ना, ऐसा नहीं सिर्फ हायरार्की ही है, आगे पीछे जाते हैं हम, दोनों गलत हैं, ठीक है ना। और प्रोसेस की तरह हम लर्निंग को देखते हैं, या बोथ की तरह देख सकते हैं, सिर्फ प्रोडक्ट के रूप में नहीं देख सकते। आखिरी सवाल देखिएगा आप, क्वेश्चन नंबर 40, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आपका एक है टॉपिक, उससे है, अ मेटाफर ऑफ जग एंड द मग is often used to depict how traditional education views teacher as a big jug pouring knowledge into the mind of a student depicted by a smaller mug. This kind of understanding is problematic because, यानी एक कॉन्सेप्ट है जिसको जग एंड मग मॉडल कहते हैं। मैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में आपके साथ डिस्कस भी करती हूँ, अगर आप बैच में रहे होगे सीटेट के करियर लैब पे तो किया भी होगा डिस्कस, कि टीचर है जो कि एक जग है और बच्चा है जो कि एक मग है, यानी छोटा बर्तन है, इसमें ज्ञान जो है पोर कर रहे हैं, यानी भर रहे हैं, टीचर के द्वारा ज्ञान भरा जा रहा है बच्चे में, स्टूडेंट में। ये एकदम बकवास तरीका है ना, इसको हम आज की डेट में बहुत अच्छा नहीं मानते। ये ट्रेडिशनल मेथड है। चाइल्ड सेंटर्ड मेथड क्या है, जहां टीचर और बच्चा दोनों एक्टिव हों, दोनों नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ज्ञान की रचना कर रहे हैं, बच्चा ब्लैंक स्लेट नहीं है, खाली बर्तन नहीं है, ये चाइल्ड सेंटर्ड नहीं है, ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लमेटिक है। क्यों है प्रॉब्लमेटिक? पहला ऑप्शन है, स्टूडेंट्स कैरी वैल्यूएबल एक्सपीरियंसेस विद देम एंड लर्निंग इज कंस्ट्रक्टेड विद देयर एक्टिव पार्टिसिपेशन विद टीचर्स एंड पीयर्स। बिल्कुल, बच्चा ब्लैंक स्लेट नहीं है, वो अपने अनुभव लेकर के आ रहा है और टीचर और बच्चे मिलकर के अनुभवों के साथ नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ज्ञान का सृजन कर रहे हैं, रचना कर रहे हैं, भर नहीं रहे हैं एक दूसरे में। वो पैसिव या एक्सपोजिटरी टीचिंग हो जाएगा कि आपने दिमाग में भर दिया कुछ। बच्चा कोई सॉफ्टवेयर थोड़ी है कि कोड कर दिया, समझ रहे हो, वो ज्ञान का निर्माण किया जाएगा उसके साथ एक्टिवली, सक्रिय रूप से। बच्चे को एक्टिव रखना है, अंत में बात यहीं पे आके टिकती है पूरी पेडागोजी में। स्टूडेंट्स आर नाइव एंड दे कांट लर्न एनीथिंग विदाउट द टीचर, ये कहना गलत होगा। नाइव कॉन्सेप्शन का मतलब ये नहीं है कि बच्चे जो है अपने अनुभवों से नहीं सीख रहे हैं, इतने भोले भाले हैं, ये आपको गुमराह किया जा रहा है इस ऑप्शन के द्वारा। देयर इज नो नीड ऑफ एनी कंटेंट और टीचर इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि टीचर की जरूरत नहीं है, टीचर और बच्चे दोनों एक्टिव होंगे, वो क्लास बढ़िया है। फोर्थ ऑप्शन है, लर्निंग हैपेंस बेस्ट इफ चिल्ड्रन लिसन टू द टीचर पैसिवली। बच्चे को कभी भी निष्क्रिय रखना ही नहीं है, बच्चे को हमें एक्टिव रखना है। अगर बच्चे, आप यहाँ पे मान लीजिए टाइप कर रहे हैं, इतने नंबर आए, ये वाला क्वेश्चन में डाउट है, पोल में आप जवाब दे रहे हैं, तो मुझे फीडबैक मिल रहा है ना, किस ऑप्शन में आप ज्यादा गड़बड़ करते हैं या किस क्वेश्चन में आप अटक रहे हैं जिसको और अच्छे से समझाने की जरूरत है। तो पैसिवली अगर आप रिसीव करते रहेंगे, जब लाइव का ऑप्शन ही नहीं था, एक जमाना वो भी था,
तो वो फिर कमेंट बाद में पढ़ो, फिर अगले वीडियो में जवाब दो, तो वो उतना इफेक्टिव तरीका नहीं है जितना कि एक टू वे कम्युनिकेशन है। इससे ज्यादा बेहतर कई बार हो जाता है ऑफलाइन में, कि वहां बिल्कुल शक्लें ही हैं सामने, तो आपको आइडिया लग जाता है, शक्लों से पता लग जाता है सीखा समझ में आया कि नहीं। तो स्टूडेंट्स कैरी वैल्यूएबल एक्सपीरियंसेस विद देम एंड लर्निंग इज कंस्ट्रक्टेड विद देयर एक्टिव पार्टिसिपेशन विद टीचर्स एंड पीयर्स। तो साथ में मिलकर के टीचर पीयर जो है एक ज्ञान का निर्माण करते हैं, और ये इस चीज पे ध्यान नहीं देता, बच्चों के अनुभवों पे ध्यान नहीं देता। जग एंड मग तो खाली बर्तन मान लेता है बच्चों को, जो कि गलत है, ब्लैंक स्लेट नहीं होते। जॉन लॉक ने ये बात कही थी। इसका जो पीडीएफ है ये आपको लेट्स लर्न स्क्वाड टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किया हो तो आप कर दीजिएगा। अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं पेपर के बारे में। आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस आपके कितने ठीक हुए हैं वो आप कमेंट में बताएंगे, और ऑल द बेस्ट पेपर के लिए। अभी हालांकि हम कल मिलेंगे, जिस एक अप्रोच जो मैं हर साल शेयर करते हुए आई ही हूँ कि आप पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे बचा सकते हैं। अपनी गलतियाँ, है ना, मैं बेवकूफ़ियाँ नहीं कहूँगी, थोड़ा सा अजीब शब्द है पेडागॉजिकली, बट अपनी गलतियाँ जो है उनको कैसे, एरर्स को आप अवॉइड कर सकते हैं या कम कर सकते हैं, कि जिससे आपके नंबर जाए ना, पेपर में टाइम आप मैनेज कर लें, ये सब हो पाए, है ना। और ये जो नोट्स आपको लिंक दिया हुआ है ये रिवाइज कर लीजिएगा, अगर किसी ने अभी तक भी ना किए हो। जितना आपने पढ़ लिया है सफिशिएंट है, क्वेश्चंस लगा लो या फिर आप रिवाइज कर लीजिए जितना आपने अब पढ़ लिया है। बहुत ज़्यादा चिंता करने से नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि 7 तारीख का पेपर मुश्किल आ रहा है, 8 का बहुत मुश्किल आएगा या आसान आएगा। पेपर एक ही लेवल का है। मान लो 1000 क्वेश्चन तैयार किए गए हैं, उसी में से 50 क्वेश्चन आपके पेपर में दिख जाएंगे, 50 किसी और में दिख जाएंगे, मतलब डिपेंड करेगा कितने उसमें नीड है, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा चिंता करने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। और सीटेट का पेपर सिलेबस से आता है, आपका यहाँ किसी से कंपटीशन नहीं है ना। फॉर्म भरने में ढांडे दीपक हरिलाल हो गया है, तो क्या मैं एग्जाम दे सकता? पेपर तो आप दे दो, बट वो डिपेंड करेगा वहाँ पे एग्जामिनर पे भी थोड़ा सा, क्योंकि ये करेक्शन बाद में तो बहुत तरीके होते हैं, बट अगर एग्जामिनर ने नहीं अटकाया तो चले जाओ देने दो पेपर, और वो बता देना, बट वो प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकते हैं। मतलब इस पे डिपेंड, टोटली डिपेंड करेगा उनके पास क्या इंस्ट्रक्शन है एग्जामिनर के पास, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही। और एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, सुबह कर लेना, हो जाएगा। वो अभी इतना ट्रैफिक है जब साइट पे, तो दिक्कत होती है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। हाँ, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूट्यूब पे ध्यान नहीं दिया जा रहा, मतलब हाँ ठीक है, मैं बैचेस में ऑफकोर्स लेती हूँ क्लासेस, बट यूट्यूब पे भी कोशिश रहती है। तो थोड़ा सा मेरे भाई की भी तबीयत खराब रही पिछले कुछ महीनों में, बीच में ठीक थी तो मैं थोड़ा ब्रेक भी लिया, दुबई भी चली गई, तो वो सब चीज़ें मैनेज करते करते, मतलब चीज़ें हैं जो चल रही हैं, सारी बातें तो क्या की जाए इंटरनेट पे, बट वो भी एक रीज़न है कि थोड़ा सा उतना एक्टिव मैं इस बार नहीं रह पाई हूँ, है ना। बट चलिए कल मिलते हैं। अभी तो जो है यही है, आप अपना बेस्ट करिए, जो हाथ में होती हैं चीज़ें उसी से बेस्ट करना होता है, ठीक है। ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से आप सभी को। पेपर में दिमाग लगाना है, बच्चे के पक्ष में जवाब देना है, सिंपल बात है ना। नॉर्मलाइजेशन कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि कोई ऐसा नहीं है, कोई हाँ मेरिट तो बनती नहीं है। पहले भी जब महीने भर पेपर चलता था तब भी नॉर्मलाइजेशन का कोई एविडेंस हमारे पास है नहीं कि नॉर्मलाइजेशन हुआ कि नहीं हुआ, जबकि सीटेट ने कहा था कि हो सकता है टाइप्स, ठीक है जी। और नहीं, उस वो डिटेल्स में नहीं जाएंगे, थोड़ा है दिक्कत, ठीक। चलिए खैर, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद, बाय, ऑल द बेस्ट। यार इंग्लिश पेडागॉजी कर नहीं पाए हम मजबूरन, मतलब दिक्कत हो गई थोड़ी सी, हो नहीं पाया वो सेशन, तो आप प्रीवियस मैराथन देख लो और क्वेश्चंस लगा लो, बात बन जाएगी उससे भी, है ना। चलिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।